हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। और जैसे जैसे हम पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के बाद में हम जी मैन 2023 के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे इसके साथ में, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं मोशन के बारे में। मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो जब कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, उसको क्या बोलते हैं हम? मोशन। मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर। ठीक है, मोशन हमेशा ऑब्जर्वर से रिलेटिव होता है। यानी कि आप रुके हुए हो, ये एक ऑब्जर्वर है, ये आप हो मान लो। तो आप रुके हुए हो, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू, मतलब कोई बाइक जा रही है तो उसकी वेलोसिटी आप अलग मेजर करोगे। लेकिन आप मान लो चल रहे हो, इसको रेस्ट बोल देता हूँ, रेस्ट पर वी प्राइम मूविंग ऑब्जर्वर। और दूसरा, अगर आप चल रहे हो मूविंग ऑब्जर्वर, तो उससे आप देखोगे बाइक को, मान लो बाइक ये जा रही है तो इसकी स्पीड हमको या वेलोसिटी हमको अलग दिखेगी। ठीक है, चेंज होती हुई दिखेगी। तो मोशन हमेशा रिलेटिव टू ऑब्जर्वर होता है। ओके, एक चीज़ और है, यहाँ पर पोजीशन की बात हुई है। तो टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल वी नीड अ रेफरेंस फ्रेम। पार्टिकल्स की पोजीशन डिफाइन करने के लिए हमेशा रेफरेंस फ्रेम की ज़रूरत होती है। आप वेक्टर एंड 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री भी होती है, तो वहाँ पढ़ा होगा आपने पोजीशन कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो पोजीशन डिफाइन करने के लिए हमें एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए होता है। मतलब बहुत सारे फ्रेम ले सकते हैं हम, नॉट ओनली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक, ओके, अब पढ़ते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज डिफाइंड एज एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू विच वन कैन स्टडी द मोशन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। मतलब ऐसी जगह जहाँ से हम अदर बॉडीज के मोशन को स्टडी कर सकें, अदर बॉडीज की पोजीशन को अच्छे से डिफाइन कर सकें, उसको क्या बोलते हैं? उस फ्रेम को बोलते हैं हम रेफरेंस फ्रेम। अब रेफरेंस फ्रेम कुड बी एट रेस्ट और इन मोशन। जैसे अर्थ होती है, अर्थ को हम, क्योंकि अर्थ में सारी चीज़ें अर्थ के अंदर ही हैं, तो हम अर्थ के सरफेस को हम एज ए रेस्ट फ्रेम मानते हैं। वहीं अर्थ के ऊपर अगर बस चल रही है, बस को क्या मानेंगे हम? मूविंग फ्रेम मानेंगे। ठीक है, तो अर्थ के रिलेटिव और बस के रिलेटिव कोई मान लो प्लेन जा रहा है, तो प्लेन जा रहा है और अर्थ के रिलेटिव उसकी वेलोसिटी अलग होगी, और आप बस में जा रहे हो तो आपके अकॉर्डिंग प्लेन की वेलोसिटी अलग होगी। आई बात समझ में? अब देखो, सबसे ज़्यादा यूज करने वाला एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, जिसमें एक्स वाई जेड तीन एक्सेज होती हैं, जो तीनों परपेंडिकुलर होती हैं। और वहाँ पर हम किसी पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करते हैं, जो कि एक्स वाई जेड होती है। एक्स मतलब वाई जेड प्लेन से एक्स डायरेक्शन परपेंडिकुलर, और वाई मतलब यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट्स मतलब जो एक्स जेड प्लेन है तो उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ऐसे ही सिमिलरली जेड वाई एक्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, सॉरी डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पी पर मैंने एक ओरिजिन होता है। ओरिजिन वो जगह होती है जहाँ से हम जहाँ पर बैठ के हम चीज़ों के मोशन को देखते हैं। तो यहाँ पर पी पॉइंट है, पी के मोशन को देखेंगे तो पहले उसकी पोजीशन डिफाइन करेंगे। तो पोजीशन, जैसे पी पॉइंट पर ओ से पी की तरफ डायरेक्ट एक वेक्टर लेते हैं, उसको बोलते हैं हम पोजीशन वेक्टर। जैसे ओ है, ये पी है, ओ पी। ओ के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0,0 और पी के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड। तो जो ओ पी वैक्टर होगा वही होगा आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, जो ओ से पी की तरफ होगा।
ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू ओ इज आर पी वेक्टर बोल रहा हूँ इसको, जो कि होगा ओ से पी की तरफ ओ पी वेक्टर इक्वल टू, ये होता है एक्स माइनस जीरो आई कैप, वाई माइनस जीरो जे कैप, जेड माइनस जीरो के कैप, जो कि होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इज देयर एनी प्रॉब्लम विद दैट? आई थिंक नो। नेक्स्ट है, अगर दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हों, दो पॉइंट्स दे रखे हों, ठीक है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। अब ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1, y1, z1 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x2, y2, z2। अब हमने पहले ही पढ़ा है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओ ये ऐसे हो जाएगा, अभी पढ़ा था हमने, आर पी निकाला था जैसे। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ओ ये ऐसे हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब आता है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए क्या होगा। सिंपल, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए इज आर बी ए। आर बी ए का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, यहाँ पर आ रहा है विद रेस्पेक्ट टू, मतलब जिसके रिलेटिव है, ये ऑब्जर्वर समझ लो इसको, पीछे वाले को ऑब्जर्वर समझेंगे। तो आर बी ए वेक्टर हो जाएगा ए से बी की तरफ एक वेक्टर, ए से बी की तरफ एक वेक्टर, जो कि हो जाएगा आर बी ओ माइनस आर ए ओ वेक्टर, ठीक है, आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर, जो कि हम यहाँ से देख सकते हैं। देखो ओ से ए की तरफ वेक्टर, ये ऐसे ए से बी की तरफ वेक्टर वही ए बी वेक्टर, और ओ से ए की तरफ बी की तरफ एक वेक्टर, इस तरह से। ये एक वेक्टर इन 3D में पढ़ोगे तो ये एक रूल होता है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है जैसे दो वेक्टर ऐसे और ऐसे गए, ओ ए वेक्टर, देखो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, इन दोनों का सम होगा, वो होगा पहले वेक्टर से लास्ट तक पहुंचने वाले तक का वेक्टर, ठीक है, लास्ट पॉइंट। जैसे पहले पॉइंट से, मतलब पहले पॉइंट से एक दूसरे पॉइंट से गए, दूसरे से तीसरे पे गए, और जो इन दोनों का सम होगा, इन दोनों का जो सम होगा वो होगा पहले से डायरेक्ट तीसरे वाले वेक्टर का वेक्टर जो होगा। तो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर होता है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ओ बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, सॉरी ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। अब ओ बी वेक्टर हमने पहले ही पढ़ा है, ओ से बी की तरफ वेक्टर, जो कि हो गया आर बी वेक्टर, ये रहा, और ओ ए वेक्टर हो गया आर ए वेक्टर, जो कि ये रहा, ठीक है। तो वही निकालना था हमको, ए बी वेक्टर इक्वल टू आर बी ओ वेक्टर माइनस आर ए ओ वेक्टर इक्वल टू आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर, ठीक है, इस तरह से। सिमिलरली आर ए बी निकल जाएगा, वो भी निकाल सकते हो आप। ओके, तो ये तो हो गया हमारा मतलब पोजीशंस को कैसे डिफाइन करते हैं। बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं है, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि मोशन को पढ़ने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करना, किस तरह से लिखते हैं उनको, सब कुछ चीज़ें। अब आते हैं हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर। देखो मान लो हम ए से बी की तरफ गए, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए, और हमने 3 पाथ चूज करे, एक एम वाला पाथ, एक एम वाला पाथ, एक एन वाला पाथ, एक ओ वाला पाथ। तीनों में सबकी लेंथ अलग अलग होगी, ये भी पता है। तो जो लेंथ एक्चुअल होती है ना, जैसे हम ऐसे गए, तो इस पूरी लेंथ की जो लेंथ हो, मतलब पूरी जो पाथ की जो लेंथ होगी ना, उसको बोलते हैं हम डिस्टेंस। क्या बोलते हैं हम? डिस्टेंस। और एक हम ए से बी की तरफ डायरेक्ट एक सीधे चले गए, इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि सीधे जा रहे हैं हम, शॉर्टेस्ट लेंथ है, इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होती है? वो लेंथ ऑफ पाथ होती है, लेंथ ऑफ पाथ, जिस पाथ पर हम जा रहे हैं उसकी लेंथ, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन।
सिंपल पोजीशन पे डिपेंड करता है कि पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट का पोजीशन, मतलब पोजीशन है जो उनका, एक सीधा एक वेक्टर निकाल लो, उसको ही क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी एक डायरेक्शन होती है। आई बात समझ में? और एक चीज़ मैं और बोल दूंगा, ये पाथ डिपेंडेंट होती है, पाथ डिपेंडेंट, और ये पाथ इंडिपेंडेंट। डिपेंड्स ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इस तरह से। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ पर पाथ MON आर डिस्टेंसेस और पाथ N इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा ही रहेगी या इक्वल हो सकती है जब ये N वाली लाइन है, जो ये डिस्टेंस भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है। N वाली लाइन जो डायरेक्ट है, ये डिस्प्लेसमेंट भी है और डिस्टेंस भी है। लेकिन M और O ये ओनली डिस्टेंसेस हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट ओनली N है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज, डिस्प्लेसमेंट का जो मॉड्यूलस होगा ऑलवेज या तो डिस्टेंस के इक्वल होगा या हमेशा लेस देन रहेगा। आई बात समझ में? इक्वल किस केस में? जब ये सीधी एक लाइन जा रही हो A से B की तरफ, डिस्प्लेसमेंट वाली लाइन सीधी सीधी, तो यही दूरी होगी और यही डिस्प्लेसमेंट होगा, तो दोनों इक्वल होंगे। ओके, अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं जो कि GMAN 2023 में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है, ए बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 मीटर। द बॉडी कंप्लीट्स 1 रिवॉल्यूशन in 4 seconds. At the end of 3rd second, the displacement of the body in meter from its starting point is। तो ये 4 सेकंड में अपना पूरा चक्कर कर रही है, तो 3 सेकंड बाद यहाँ पर होगी कि नहीं? देखो, 1 सेकंड में यहाँ पहुँचेगी, 2 सेकंड में यहाँ होगी, 3 सेकंड में यहाँ होगी। सिंपल। 4 सेकंड में और हम पूरा चक्कर कर लेती है, लेकिन 3 सेकंड में पूछा तो 3 सेकंड में यहाँ पर होगी। पहली पोजीशन ये है, दूसरी ये है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? A से D की वेक्टर, AD वेक्टर। ओके, अब देखो AD वेक्टर निकालेंगे कैसे? तो सिंपल ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल में ये 90 एंगल बन रहा है। तो सिंपल पढ़ा है, पाइथागोरस लगा लेंगे हम कि AD स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। ये इसका यूज करेंगे हम, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, क्योंकि ये तो रेडियस है ना। R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, R√2, R की वैल्यू है 10√2 मीटर। सिंपल आंसर 2। अगर डिस्टेंस पूछा हो तो डिस्टेंस निकालेंगे हम ऐसे, ये डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी होगी। देखो टोटल डिस्टेंस होती है ये वाली, वो होती है 2πr। 2πr। अब 2πr से यहाँ तक गए, मान लो ये वाली डिस्टेंस, सॉरी A पॉइंट से B तक गए, तो ये चौथा पार्ट हो गया इस सर्कल का। तो चौथा पार्ट मतलब 2πr का चौथा पार्ट, प्लस यहाँ से यहाँ तक गए, ये भी चौथा पार्ट होगा, 2πr का चौथा पार्ट। C से D तक गए तो 2πr का चौथा पार्ट, तो 2πr/4, 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 ये हो गया 6πr/4, ये हो गया 3/2πr। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए बटरफ्लाई इज फ्लाइंग विद ए वेलोसिटी 4√2 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट, जैसे यहाँ पर हम डायरेक्शन बनाते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है 45 डिग्री, ऐसे ईस्ट से या नॉर्थ से 45 डिग्री, बिल्कुल मिडल में, क्योंकि दोनों 90 डिग्री एंगल बना रहे थे, बिल्कुल मिडल मतलब 45 डिग्री एंगल पर जा रही होगी 4√2 मीटर पर सेकंड से। एयर भी चल रही है यहाँ पर
wind is slowly blowing at 1 meter per second from north to south. The resultant displacement of butterfly in 3 सेकेंड इज। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ भी एक विंड चल रही है, ठीक है। अब देखो टोटल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, देखो ओके यहाँ पर जो बटरफ्लाई की वेलोसिटी है उसके हम दो कंपोनेंट करेंगे, एक ईस्ट डायरेक्शन में एक नॉर्थ डायरेक्शन में। ईस्ट को हम बोल देंगे एक्स एक्स कैप, मतलब एक्स डायरेक्शन है, और नॉर्थ को बोल देंगे हम वाई कैप, मतलब वाई डायरेक्शन। तो एक्स कैप की तरफ या एक्स डायरेक्शन में ई का जो मतलब इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो होगा 4√2 cos 45 डिग्री एंगल। ऐसे ही नॉर्थ डायरेक्शन होगा 4√2 sin 45 डिग्री एंगल। तो एक्स डायरेक्शन में तो टोटल वेलोसिटी ये हो गई 4√2 cos 45 डिग्री एंगल, ठीक है। और नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगी इसमें से 1 मीटर पर सेकेंड, इसका भी तो घटाएंगे ना, क्योंकि एयर भी फ्लो कर रही है, तो एयर के रेस्पेक्ट में मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसकी स्पीड हो जाएगी 4√2 sin 45 - 1, ये घट जाएगी, ठीक है। तो टोटल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन जो कि ये रही, जो कि 4 मीटर पर सेकेंड आएगी cos 45 का वो वैल्यू रख के 1/√2। टोटल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जो कि हो गई, जो कि हो जाएगी 4√2 sin 45 - 1, ये हो जाएगी 4 और ये 1, ये 3 मीटर पर सेकेंड बचेगी। अब नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड से तो ये एक्स डायरेक्शन में जा रही है, 4 मीटर पर सेकेंड से ये एक्स डायरेक्शन में जा रही है, और 3 मीटर पर सेकेंड से ये वाई डायरेक्शन में जा रही है। तो 3 सेकेंड बाद पूछा ना, 3 सेकेंड बाद डिस्प्लेसमेंट कितना कर लेगी, तो एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा 4 × 3, 4 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम लगा 3, तो 12 मीटर तो ये एक्स डायरेक्शन में चल जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन जो कि हो जाएगा y = 3 × 3, 3 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है, और 3 टाइम सेकेंड बाद 9 मीटर तो ये वाई डायरेक्शन में चल लेगी। तो नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, देखो इतनी यहाँ पर पहुँचेगी ये एक्स डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन में पहुँचेगी इस पॉइंट पर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो होगा ये P, जो कि हो जाएगा ये x है और ये y है, x² + y², x² + y², इसको मैं x बोल देता हूँ, ये x और ये y, ये भी y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² + y², ठीक है। तो x² + y² और ये जो कि हो जाएगा 15 मीटर। आंसर इज 4th। अब हम पढ़ेंगे स्पीड के बारे में। स्पीड क्या होती है, जैसे हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए और हमने डिस्टेंस कवर की कुछ, और हमको टाइम लगा t। टाइम कितना लगा हमको, t। तो वेलोसिटी स्पीड का फॉर्मूला होता है, वो होता है डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस आपने मान लो एस कवर की और टाइम लगा t, तो s/t क्या हो गया हमारा, वेलोसिटी। अब इसका SI यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो मीटर में नापेंगे, SI यूनिट मीटर में, और टाइम इन सेकेंड, SI यूनिट सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड। अब ऐसे ही एवरेज स्पीड निकालेंगे। एवरेज स्पीड क्या होती है, मान लो आप A से B तक गए और A से B तक 2 पॉइंट आए P और Q। अब A से P तक जाने में आपने टाइम लिया T1 और A से P की दूरी है x1। देन P से Q तक आपने टाइम लिया T2 और दूरी है x2। देन आपने Q से B तक जाने में टाइम लिया T3 और डिस्टेंस है x3। तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी x1 + x2 + x3, x1 + x2 + x3, और टाइम कितने लिया, टोटल टाइम T1 + T2 + T3, T1 + T2 T3। इजी।
अब हम एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पर मैं बताना भूल गया। अगर ये मान लो पहली यहाँ से वेलोसिटी का भी आ जाए, मतलब जो स्पीड सबकी अलग अलग स्पीड भी निकाल सकते हैं हम। ए से पी तक, पी से क्यू तक, क्यू से बी तक की स्पीड क्या होगी, तो ए से पी तक वाली स्पीड हो जाएगी v1 लेट। तो मान लो v1 से गया होगा, क्योंकि ठीक है v1 से गया होगा यहाँ पर v2 से और यहाँ से v3 से, तो v1 हो जाएगा x1 अपॉन t1, v2 हो जाएगा x2 अपॉन t2 और v3 हो जाएगा x3 अपॉन t3। सिंपल। इन सब का यूज करके हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं बड़े आराम से। अब पढ़ते हैं हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सॉरी अब पढ़ते हैं हम एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, जैसे आप इनिशियल पॉइंट आई से फाइनल पॉइंट एफ पर गए, कैसे भी घूम घाम के गए, डजेंट मैटर, वी एवरेज होगा वो होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, मतलब पहले पॉइंट से आखिरी पॉइंट तक टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो होगा रेड लाइन, ये वाली रेड लाइन, ये क्या डिस्प्लेसमेंट। आप कैसे भी जा रहे हो डजेंट मैटर, लेकिन जो सीधी लाइन होगी वो होगी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जो कि होगा डेल्टा आर वेक्टर बोलता हूँ डिस्प्लेसमेंट, जो कि आई टू एफ एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जो कि आई टू एफ हो, और टोटल टाइम लिया डेल्टा टी। अगर इसकी पोजीशन है आर आई वेक्टर और इसकी पोजीशन है आर एफ वेक्टर, इस पॉइंट एफ की, तो ये हो जाएगा डेल्टा आर हो जाएगा आर एफ वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर, और डेल्टा टी हो जाएगा टी एफ माइनस टी आई। सिंपल। अब आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये क्या होती है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, जैसे इस पाथ पे कोई जा रहा है पार्टिकल, तो इस पाथ पे कोई शॉर्ट पीरियड टाइम, मतलब यहाँ पर निकालना, पॉइंट पी पर निकालना है, तो पॉइंट पी पर देखो आप, यहाँ पॉइंट पी से पी पर थोड़ी सी टाइम में इसने थोड़ी सी डिस्टेंस कवर की, ये वाली, ये, ठीक है। तो इसको हम अगर जूम करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। अब देखो जो डेल्टा होता है ना, वो डेल्टा कन्वर्ट होता है, छोटी डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं या छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज करते हैं हम डी आर, ठीक है। और टाइम लगा इसको यहाँ पॉइंट पी पर डेल्टा टी, डी टी, डेल्टा टी की जगह पर क्या हो गया डी टी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वी वेक्टर इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, मतलब डेल्टा टी मतलब बहुत ही छोटा होगा, और वी एवरेज में ही कर देंगे हम यहाँ पर ही, तो डेल्टा आर वेक्टर अपन डेल्टा टी, और यहाँ पर डेल्टा टी जब छोटा होता है तो डेल्टा मतलब डी हो जाता है बहुत ही शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट, और डेल्टा टी हो जाता है बहुत ही शॉर्ट टाइम डी टी। आई बात सुनिए, डेल्टा बिग डिफरेंस और डी वेरी स्मॉल डिफरेंस। ओके, आई थिंक आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता लग गया, और यहीं से हम एवरेज वेलोसिटी भी निकाल लेंगे, सॉरी इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल लेंगे। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड भी मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो यहीं पर इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना, जो हमने वी एवरेज वी निकाला है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाला है, तो इसका जो क्या बोलते हैं इसको, मॉड्यूलस होगा, वही होगा एवरेज वेलोसिटी, सॉरी स्पीड, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लेंगे तो जो डिस्टेंस होगी वो भी क्या एक तरह से डिस्प्लेसमेंट का काम करेगी। जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही एक तरह से डिस्टेंस होगा, और डिस्टेंस एक तरह से डिस्प्लेसमेंट होगा, बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको कर्व नहीं दिखेगा, जो कर्व एक्चुअली होता है ऐसे ऐसे होता है, ऐसे हो रहा होगा, लेकिन हम बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए लेंगे तो ये हमको इसका थोड़ा सा पार्ट लेंगे तो वो एकदम स्ट्रेट दिखेगा हमको। आई बस है।
तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आई है उसका ही हम मॉड्यूलस ले लेंगे, तो वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब एवरेज एक्सेलरेशन भी पढ़ लेते हैं हम, ख़त्म ही करते हैं फिर बाद में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर इंटरवल टाइम। तो जो नेट चेंज इन वेलोसिटी आता है अपॉन चेंज इन टाइम, उसको बोलते हैं हम एवरेज एक्सेलरेशन। तो v इनिशियल पहली इसकी वेलोसिटी, किसी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी v आई थी, बाद में इसकी वेलोसिटी v f हो गई, तो v f वेक्टर माइनस v आई अपॉन t f माइनस t i करेंगे, तो ये क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन। अब आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो वहीं पर डेल्टा टी को क्या कर देंगे, जीरो, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उसकी वेलोसिटी जो चेंज आई है अपॉन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इसको क्या बोलेंगे हम, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब हमारे सिंपल जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए हमारे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, अब हम इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल रिलेटेड टू टाइम इज गिवन बाय x इक्वल टू 5t² माइनस 40 प्लस 5 मीटर। यहाँ पर यूनिट को ध्यान देना, ठीक है, मीटर। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट इक्वल टू 2 सेकेंड विल बी। ओके, ये सारे क्वेश्चन पहली बात तो जी मैन 2023 के हैं, ठीक है। तो करते हैं हम, देखो पहली बात तो हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। जैसे हम x के वैल्यू दे रखा है, कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो कोऑर्डिनेट से हम क्या निकाल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर। यहाँ पर y कोऑर्डिनेट दे रखा है ना z दे रखा है, तो सिंपल हम x से ही क्या निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। तो r वेक्टर इक्वल टू x माइनस 0 i कैप, x माइनस 0 i कैप, यही होता है पोजीशन वेक्टर, मैंने बताया था आपको। तो r वेक्टर हो जाएगा 5t² माइनस 40 प्लस 5 m मीटर, मतलब i कैप। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकालना है, पहले तो वेलोसिटी निकाले, तो वेलोसिटी होता है dr वेक्टर ओवर dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2t इक्वल टू 2 सेकेंड पूछे। एट का मतलब है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो v इक्वल टू, हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, v वेक्टर इक्वल टू dr वेक्टर ओवर dt। तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन करने विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये पहली वाली क्वांटिटी हो जाएगी 10t माइनस ये हो जाएगा 40 और ये 0 और मीटर पर सेकंड। हम टी को सेकंड में ले रहे हैं और ये मीटर में था, तो मीटर बटे सेकंड, मीटर पर सेकंड आई कैप। अब एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर पूछा है, तो यहाँ पर टी इक्वल टू 2 सेकेंड रख देंगे, तो 10 इंटू 2 20 माइनस 4 16 मीटर पर सेकंड आई कैप। तो वी वेक्टर इक्वल टू, इसका मॉड्यूलस पूछा है क्योंकि मैग्नीट्यूड पूछा है, तो इसका मॉड्यूलस निकाल देंगे, तो इसका मॉड्यूलस आ जाएगा 16 मीटर पर सेकंड, आंसर 3। इजी है बहुत ज़्यादा, कुछ नहीं करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम t इज गिवन बाय s इक्वल टू दिस। द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t इक्वल टू 5 सेकेंड विल बी। अगेन वही इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछा है, तो सिंपल इसका डिस्टेंस का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो v इक्वल टू डी एस ओवर डी टी इक्वल टू 5t, ये 5t हो जाएगा। 2.5 को मैंने 5/2 रख दिया है, तो ये 5t हो जाएगा, ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करके। और t इक्वल टू 5 सेकेंड पर पूछा है, तो t इक्वल टू 5 रखेंगे, 5 इंटू 5 25 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर एक चीज़ गड़बड़ है, यहाँ पर यूनिट देना चाहिए इसको। t इक्वल टू 5 सेकेंड दे दिया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर यूनिट नहीं दिया है, यहाँ पर देना चाहिए इसको। आंसर है मीटर पर सेकेंड में, तो ये यहाँ पर यूनिट होना चाहिए मीटर, मीटर। मे बी ये लिखने के टाइम पर गड़बड़ हो गई होगी, लेकिन यहाँ पर मीटर ज़रूर होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इज रिलेटेड टू द टाइम इज दिस। अगेन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। सिंपल, आर वेक्टर निकालेंगे x माइनस 0 आई कैप,
40 स्क्वायर आई, और इसका डेरिवेटिव कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हो जाएगा 80 आई, टी की जगह पर 5 सेकंड रख देंगे, 40 मीटर पर सेकंड। अगेन यहाँ पर मीटर होना चाहिए यूनिट इसका। इजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ व्हेन द पार्टिकल टर्न्स बाय एन एंगल 90 डिग्री, द रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टू इट्स एवरेज वेलोसिटी इज। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो वही है v, ये मतलब यहाँ पर पहुँचने के बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, इस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है इसकी, इधर की साइड जो कि है v। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी निकलेगी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कर लिया इसने, यहाँ से पहुँचे यहाँ तक, तो कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट है ये ए बी, और कितने टाइम में पहुँचा उस टाइम का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ए बी हो जाएगा r√2, और कितना टाइम लगेगा इसको यहाँ ए से बी तक पहुँचने में वो भी देखेंगे हम। देखो ए से पूरा चक्कर लगाने में इसको टाइम लगेगा 2πr/v, ये रहा 2πr/v। 2πr टोटल डिस्टेंस कवर करेगा, ये पूरे सर्कल की लेंथ होगी वो 2πr होगी, और कितनी वेलोसिटी से चल रहा है v से, तो कितनी स्पीड से चल रहा है v से, तो टोटल टाइम लगेगा इसको 2πr/v, ये टोटल टाइम हो गया। लेकिन ए से बी तक ये फोर्थ पार्ट चल पाया है, ए से बी तक इसको कितना चला है, ओनली फोर्थ पार्ट, तो टाइम भी फोर्थ पार्ट लगेगा, जो टोटल टाइम लग रहा होगा उसका फोर्थ पार्ट हो जाएगा t'/4 इक्वल टू 1/4 2πr/v, ये हो जाएगा πr/2v। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ए बी अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये हो जाएगा ए बी अपॉन टी r√2/πr/2v, ये वाला टाइम, ये हो जाएगा v' इक्वल टू 2√2v/π, ठीक है। अब पूछा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अपॉन इट्स एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अपॉन इट्स एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी तो हमने अभी निकाला है, ये रहा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v है, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना होगा v, तो v/v' इक्वल टू हो जाएगा v/, ये 2√2v/π, v से v कैंसिल, पाई ऊपर पहुँच जाएगा π/2√2, लेकिन इसका वैल्यू दे रखा है कि इतना होता है, तो इस वाले वैल्यू से कंपेयर कर देंगे, कंपेयर विद दिस π/x√2, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 2, तो आंसर इज 2। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज शोन इन फिगर अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड पाई मीटर पर सेकंड, कंसीडरिंग इट्स मोशन फ्रॉम ए टू बी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी इज। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा दिक्कत होता है डिस्प्लेसमेंट को निकालना, बाकी तो ईजी है। तो मैं आपको सिंपल ट्रिक दे देता हूँ, जैसे मान लो ये टोटल एंगल इसने ए से बी तक गया, टोटल एंगल चलाया इसने थीटा, कितना है टोटल एंगल थीटा, तो ओ से एक ए बी के बीच में एक मिड पॉइंट होगा सी, सी से एक सीधा लाइन लगाएंगे हम ओ सी, जो कि ये 90 एंगल बनाएगी ए बी लाइन पर, 90 एंगल। तो सिंपल ये ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर, और हमको निकालना है ए सी निकल जाएगा तो हम ए बी भी निकाल लेंगे, क्योंकि ए बी बराबर होगा 2AC। आई बात समझ। तो इस ट्राइंगल को लेते हैं हम, तो ये रहा, यहाँ पर ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा θ/2, ये रहा, क्योंकि टोटल थीटा है और मिड लाइन पर ये है, तो ये θ/2 हो जाएगा, और ये लेंथ हो जाएगी r, ये लेंथ होगी r OR, और मैं निकालना है AC, तो AC बराबर क्या होगा, वैसे हमने पढ़ा है कि sin θ/2 मतलब sin θ/2 इक्वल टू हो जाएगा AC/AO या OA, तो AC/OA, और मैं निकालना है AC बराबर हो जाएगा OA इंटू sin θ/2, और OA कितना है R रेडियस, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा AB जो कि होगा 2AC, AC की वैल्यू है R sin θ/2, तो हो गया सिंपल, तो डिस्प्लेसमेंट निकल गया। अब डिस्प्लेसमेंट कितनी भी एंगल दे रखा हो, टोटल एंगल दे रखा हो, तो उससे हम यहाँ पर 120 है, कहीं पर 240 दे रखा हो या 310 दे रखा हो, जो भी दे रखा हो हम आराम से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। अब डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस होगी ए से बी की, ये वाली डिस्टेंस होगी ए से बी तक गया, ये पाथ की डिस्टेंस होती है ना, पाथ तो यही है ना सर्कल वाला, तो पाथ की जो डिस्टेंस होती है
जो पाथ की लेंथ होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस। तो वो होगी 2πr का थीटा बाई थीटा अपॉन 2π का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2πr टोटल होती है ये, और थीटा अपॉन 2πr कर देंगे तो ये क्या आ जाएगी, इस पाथ की डिस्टेंस जो कि होगी आर थीटा, थीटा यहाँ पर रेडियन में। अब देखो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या होगा कि हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना, तो एवरेज वेलोसिटी ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम लेंगे तो 2r sin थीटा बाई 2 अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना हो गया, ए से बी तक पहुंचने में टोटल टाइम कितना लगा, ए से बी तक की डिस्टेंस आर थीटा है और वेलोसिटी वी से चल रहा है, देखो कांस्टेंट स्पीड वी से चल रहा है। तो टी निकल के आएगा, यहाँ पर टी दिखा देता हूँ, अब टी आएगा आर थीटा अपॉन वी। मान लो वी स्पीड से चल रहा है, ठीक है। इजी, नो प्रॉब्लम विद दैट। अभी किया तो था, क्या दिक्कत है। तो 2r sin थीटा बाई 2 अपॉन आर थीटा अपॉन वी, वी ऊपर पहुंच जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2v अपॉन थीटा साइन थीटा बाई 2। अब हमने निकालना है थीटा इक्वल टू 120 के लिए, थीटा इक्वल टू 120 के लिए, तो थीटा इक्वल टू 120 को हम रेडियन में चेंज करेंगे, 2π अपॉन 3 वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल करके 1.5√3 मीटर पर सेकेंड। वी का वैल्यू होता है, वी का वैल्यू दे रखा है पाई मीटर पर सेकेंड, सबको रख के आंसर आ जाएगा। इजी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ट्रेन ए एंड बी ऑफ लेंथ एल एंड 4l आर ट्रेवलिंग इनटू अ टनल ऑफ लेंथ एल in parallel tracks from opposite direction with speed 108 km per hour and 72 km per hour respectively. If train A takes 35 seconds less than train B to cross the tunnel, then length L of the tunnel is। तो देखो दो ट्रेन है, एक L लेंथ की है, एक 4L लेंथ की है। L वाली जा रही है 108 किलोमीटर पर आवर मतलब 30 मीटर पर सेकंड से, और 4L वाली आ रही है 72 किलोमीटर पर आवर मतलब 20 मीटर पर सेकंड से। अब दोनों को क्रॉस करना है टनल L लेंथ का। अब देखो ए क्रॉस करेगी, वो L लेंथ को क्रॉस करेगी प्लस अपनी लेंथ को भी क्रॉस करेगी, तो दोनों को क्रॉस करने में उसको टाइम लगेगा T1, जो कि हो गया टोटल लेंथ L प्लस L अपॉन V1 ये रही। अब दूसरी वाली क्रॉस करेगी 4L प्लस L को L प्लस 4L अपॉन V2 स्पीड से, तो T2 लगेगा टाइम, मतलब दूसरी वाली को टाइम लगेगा T2, जो कि ये हो गया। अब बोला है कि इफ़ ए ट्रेन टेक्स 35 सेकेंड लेस टाइम देन ट्रेन बी, तो यहाँ पर T1 जो टाइम होगा, पहली जो ट्रेन टाइम ले रही होगी वो T2 से 35 सेकेंड कम ले रही होगी। सिंपल, यही फिजिक्स है, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो सिंपल T1 इक्वल टू हो जाएगा T2 माइनस 35, वैल्यू पुट करेंगे दोनों की, T1 T2 की वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर L जो है, ये जो L आएगा वो होगा 60L दे रखा है उन्होंने, तो L का वैल्यू 60L यूज करके हम L की वैल्यू स्मॉल L निकाल लेंगे 30 मीटर। लेकिन पूछा है लेंथ ऑफ L मतलब 60L, तो 60L L की वैल्यू पुट कर देंगे, स्मॉल L की वैल्यू 30, तो ये हो जाएगा 1800 मीटर। आंसर इज 2। इतने इजी क्वेश्चन हैं, कुछ नहीं है इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमने अभी थ्योरी में पढ़ा था। तो देखो, ए पर्सन ट्रेवल्स x डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1 देन x डिस्टेंस विद वेलोसिटी v2 इन सेम डायरेक्शन। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पर्सन इज v, देन रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2। ओके, देखो ए से सी तक गया, उसके बीच में एक पॉइंट बी भी आया मान लो, तो ए से बी तक ये इसने x डिस्टेंस चला v1 स्पीड से, फिर नेक्स्ट x डिस्टेंस चला ये v2 स्पीड से। तो सिंपल हम निकाल लेंगे T1, मतलब पहले जो टाइम लगेगा इसको T1 और यहाँ पर T2। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि T1 इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन दिस x डिस्टेंस अपॉन इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो x अपॉन v1। दूसरे के लिए T2 हो जाएगा x अपॉन v2। और एवरेज वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट
टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल देखो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2x, टोटल टाइम लगा इसको x अपॉन वी वन प्लस एक्स अपॉन वी टू, टी वन प्लस टी टू हो जाएगा x अपॉन वी वन प्लस एक्स अपॉन वी टू। यहाँ से x को कॉमन लेके x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन 1 अपॉन वी वन प्लस 1 अपॉन वी टू, 1 अपॉन वी वन प्लस 1 अपॉन वी टू इक्वल टू इधर आ जाएगा और ये v इधर चला जाएगा 2 की तरफ, तो ये ऐसे हो जाएगा और आंसर इसका C 3। जी ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद स्पीड v1 v2 एंड v3 अलोंग ए लाइन सेगमेंट a b b c एंड c d रेस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर। अगर दे रखा हो ए बी इक्वल टू बी सी एंड ए डी इक्वल टू 3ab, देन एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी। अब देखो ए से डी तक गया है, उसके बीच में 2 पॉइंट पड़े हैं बी और सी। क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी की जो लेंथ होगी वो बी और सी के बराबर है, तो मैंने ए और बी की मान ली x और बी और सी की भी तो x हो जाएगी ना। और बोला है कि ए और डी की लेंथ होगी वो 3ab है, तो ए डी की लेंथ हो जाएगी x प्लस इसकी y मान ली मैंने, सी से डी की y मान ली मैंने, ठीक है। तो ए से डी की लेंथ 3ab के बराबर है, तो ए से डी की लेंथ तो कितनी होगी x, ये वाली x, ये वाली x और ये वाली y, और ये होगी 3ab, 3ab मतलब x, तो y की वैल्यू भी x आ जाएगी, तो ये भी कितनी है x के बराबर है, ये भी कितनी आ जाएगी x के बराबर आ जाएगी, ठीक है। अब पूछा एवरेज स्पीड क्या होगी इसकी, एवरेज स्पीड पूछा है, एवरेज स्पीड पूछा है, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो x प्लस वाई, और x प्लस वाई कितनी हो जाएगी, ये भी x, ये भी x, और x इक्वल टू तो वाई x है ही, तो मतलब सॉरी ये भी x और y इक्वल टू तो x है ही, तो ये 3x हो जाएगी टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस 3x अपॉन टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम देखो यहाँ पर देखो, पहली x डिस्टेंस चला ये v1 में, तो t1 हो जाएगा x अपॉन v1, यहाँ पर x अपॉन v2 हो जाएगा और यहाँ पर x अपॉन v3 हो जाएगा। तीनों की स्पीड दे रखी है, तो सॉरी यहाँ पर v2 दे रखा है, यहाँ पर v3। ठीक है, तो t1 हो जाएगा x अपॉन v1, t2 हो जाएगा x अपॉन v2, t3 हो जाएगा x अपॉन v3। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, v1 v2 यहाँ पर सबका एलसीएम लेके और थोड़ी सी कैलकुलेशन करके आंसर ये आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए व्हीकल ट्रेवल्स 4 किलोमीटर विद स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर 4 किलोमीटर विद स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, देन इट्स एवरेज स्पीड इज। तो ए से सी तक गया और इसने पहली 4 किलोमीटर चला 3 किलोमीटर पर आवर से, नेक्स्ट 4 किलोमीटर चला 5 किलोमीटर आवर से। तो एवरेज स्पीड फॉर्मूला क्या होता है, टोटल लेंथ अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4 + 4, पहली 4 दूसरी 4, 4 + 4 किलोमीटर पर, मतलब 4 + 4 8 किलोमीटर्स, ओके। और टाइम कितना लगेगा इसको, पहले में टाइम लगेगा 4 किलोमीटर पर अपॉन 3, 4/3 और नेक्स्ट 4/5, 4/5, सिंपल। अब देखो यहाँ पर एलसीएम वगैरह यूज कर आके ये आएगा 15/4, जो कि हो गया 3.75 किलोमीटर पर आवर। आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कार travels a distance of x with a speed v1 and same distance x with a speed v2 in same direction, the average speed of the car सेम है। ये x डिस्टेंस में v1 से चला v2 से चला, x अपॉन v1 टाइम लगेगा, x अपॉन v2 इसमें टाइम लगेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 2x अपॉन x अपॉन v1 x अपॉन v2, ये हो जाएगा ये। आंसर इज 3। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही सा है, इजी मतलब हार्ड है थोड़ा सा। ए हॉर्स राइडर कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद 5 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस मान लो ए से डी तक गया है, उसमें से हाफ डिस्टेंस बी पॉइंट तक इसने 5 किलोमीटर पर आवर से चली। मान लो वाई डिस्टेंस है, इसने 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो t1 निकल जाएगा y/5। t1 कितना आ जाएगा y/5, ओके। The remaining part of the distance was traveled with speed 10 meter per second. Remaining मतलब remaining part of the distance was traveled with speed 10 meter per second for half the time.
तो उसमें से जो रिमेनिंग पार्ट है, जो बी डी क्या है, रिमेनिंग पार्ट है, बी से डी क्या है, बी से डी क्या है, रिमेनिंग पार्ट है, उसमें से थोड़े समय के लिए तो चलता है 10 मीटर पर सेकेंड से, और नेक्स्ट थोड़े समय के लिए चलता है, नेक्स्ट जो आधी डिस्टेंस बची है, थोड़ी सी और डिस्टेंस बची होगी, वो 15 मीटर पर सेकेंड से चलता है। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या है कि टाइम सेम लिया है इसने, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से चला है। टाइम सेम लिया है इसने। अब देखो नेक्स्ट इसने जो डिस्टेंस कवर किया उसमें टाइम सेम लिया है इसने t2, लेकिन इसने वेलोसिटी, लेकिन इसने स्पीड अलग अलग रखी है दोनों के लिए। तो पहले केस में y2 क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा t2 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, करते हैं इसको। तो दोनों में टाइम सेम लिया है, t2 इक्वल टू टी टू, दोनों में टाइम क्या लिया है, सेम, t2 इक्वल टू टी टू। पहले के लिए निकालेंगे हम, टाइम निकालेंगे y2 अपॉन 10 हो जाएगा, और दूसरे के लिए निकालेंगे y3 अपॉन 15 हो जाएगा। तो y2 आ जाएगा 2 अपॉन 3 y3, इजी। अब टोटल डिस्टेंस जो होगी वो होगी y इक्वल टू y2 प्लस y3। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, y2 प्लस y3, ये वाली। ओके, जो कि y के बराबर, इस वाली y के बराबर, ये आधी डिस्टेंस और ये भी आधी डिस्टेंस है। ये इसको यहाँ पर बोल देता हूँ। नेक्स्ट जो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये भी y है, रिमेनिंग डिस्टेंस भी y है। टोटल 2y थी, और मैंने इसमें से आधी डिस्टेंस y से चला था, ये आधी डिस्टेंस y से चला था। नेक्स्ट जो y डिस्टेंस चला था उसमें से आधे आधे टाइम के लिए ये 10 मीटर पर सेकेंड 15 मीटर पर सेकेंड से चला था। तो दोनों की डिस्टेंस अलग लगाएंगे ये, ठीक है। तो यहाँ पर y इक्वल टू ये वाली y हो जाएगा y2 प्लस y3, y2 प्लस y3, और y इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन 3, y2 की वैल्यू रख दिया मैंने, तो ये हो जाएगा y3 इक्वल टू 3 अपॉन 5 y आ जाएगा। ऐसे y2 आ जाएगा 2 अपॉन 5 y। अब इसने पूछा है, क्वेश्चन पूछा है इसने मीन स्पीड। मीन स्पीड मतलब है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड आ जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो हो गई 2 यहाँ से यहाँ तक चला 2। टोटल टाइम हो गया, देखो पहली में चला t1 स्पीड से, दूसरी में चला ये पहले में चला इसने t1 टाइम में, और दूसरा ओके 2 अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है 2 अपॉन टोटल टाइम, मतलब एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस इसने निकाली 2b। ओके, टोटल डिस्टेंस चला ये 2y के बराबर, और टोटल टाइम लिया इसने t1 प्लस t2 प्लस t3 मतलब t2 ही है। तो ये हो जाएगा t1 प्लस 2t2 जो कि 2y अपॉन y अपॉन 5 प्लस 2y2 अपॉन 10, ठीक है। अब y2 की वैल्यू रख दिया मैंने y के फॉर्म में। y2 की वैल्यू है ये रही 2y अपॉन 5, ये पुट करेंगे हम तो इसको सिंपल ये आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर करा के ये आएगा 50/7। 50/7 हमारा आंसर आ जाए, लेकिन इसने बोला है कि ये x अपॉन 7 के बराबर है। तो x अपॉन 7 के बराबर रखेंगे, इसको x अपॉन 7 के बराबर रखेंगे, और 50/7, 7 से 7 कैंसिल, x इक्वल टू हो जाएगा 50। तो x इक्वल टू क्या है यहाँ पर 50 आंसर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, हम स्पीड इक्वेशंस को देखते हैं। देखो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, काइनेमेटिक्स की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 2-3 इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। तो पहली इक्वेशन है v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, स्पीड वेलोसिटी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सिंपल। अब वेलोसिटी से हम वो एक्सेलेरेशन निकालेंगे, डी वी ओवर डी टी कर लेंगे, सिंपल। अब इन दोनों का यूज करके एक इक्वेशन निकालेंगे, ए इक्वल टू वी डी एक्स ओवर डी टी। ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर ए को मैं डी वी ओवर डी टी रखूँ और इसमें डी एक्स ओवर डी टी कर दूँ, डी एक्स ओवर डी टी, और इस डी टी को इस डी एक्स के नीचे भेज देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी एक्स ओवर डी टी, डी वी ओवर डी एक्स ओवर डी टी फिर से वी हो जाएगा, ये डी वी ओवर डी एक्स हो जाएगा। ये तब यूज करेंगे जब x किसका फंक्शन हो t का, और ये तब यूज करेंगे जब v किसका फंक्शन हो t का, ये तब यूज करेंगे जब v x का फंक्शन हो। ओके, अब आता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब ए क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट। तो पहली इक्वेशन जो ए इक्वल टू डी वी और डी टी थी, इसको हम सॉल्व करेंगे तो डी वी इक्वल टू हो जाएगा ए डी टी,
अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, डी का इंटीग्रेशन करेंगे और इधर ए डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे। अब मैंने बोला ए कांस्टेंट है, तो ए को बाहर इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो ए और 0 से टी डी टी हो जाएगा। अगर ए यूनिफॉर्म नहीं होता, ए डिपेंडेंट होता टाइम पर, ए अगर टाइम पर डिपेंडेंट होता अंदर ही रखते इसको इंटीग्रेशन के और सॉल्व करते बाद में। लेकिन यहाँ पर ए क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, कांस्टेंट है, तो बाहर ले लिया हमने। अब डी वी को इंटीग्रेट करेंगे, इनिशियल मतलब टी की लिमिट लगाएंगे 0 और टी, मतलब 0 पर 0 से चलाए, 0 टाइम से चला, टी टाइम तक चलता गया पार्टिकल, और इसकी इनिशियल स्पीड u और बाद में v हो गई। मतलब 0 पर शुरू में इसकी स्पीड कितनी थी u और बाद में t टाइम पर कितनी होगी v। तो ये हो जाएगा v माइनस यू और इधर हो जाएगा at। तो u को उधर पहुंचा दो, v इक्वल टू यू प्लस at, सिंपल। अब वी नो दैट a इक्वल टू वी डी वी ओवर डी एक्स होता है, उसका थर्ड वाले इक्वेशन को यूज कर रहे हैं, a इक्वल टू वी डी वी ओवर डी एक्स। अब यहाँ पर v का वैल्यू पुट कर देंगे, या डायरेक्ट हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो a इक्वल टू वी डी वी ओवर डी एक्स का हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो v डी वी इधर हो जाएगा इधर, और इधर a का मल्टीप्लाई करेंगे a डी एक्स हो जाएगा। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम v डी वी u से v, मतलब इनिशियल स्पीड u और फाइनल वेलोसिटी v। तो यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे हम v डी वी का, तो इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल v, और 0 से s a डी एक्स इक्वल टू a, 0 से s डी एक्स, ए बाहर ले लिया है क्योंकि a कांस्टेंट है, तो ये a s हो जाएगा इधर, ये आ जाएगा, ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस। ये भी एक इक्वेशन बहुत ज़रूरी होती है। अब हम इस वाली इक्वेशन का, फर्स्ट वाली इक्वेशन का यूज करेंगे इसमें v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसका यूज कर देंगे इस वाली इक्वेशन में। v की जगह यू प्लस ए टी पुट करेंगे तो ये आ जाएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो 3 इक्वेशन आ गई हमारे पास, और तीनों इक्वेशन बहुत ज़रूरी होती है। अब एक चीज़ होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। तो a से b तक पहुंचा, a से c तक गया, ठीक है, a से c तक गया और nth सेकेंड में पूछा है, तो a से c तक जाने में इसको n सेकेंड लगी। तो nth सेकेंड क्या होगी, nth सेकेंड स्टार्ट होगी इसकी n माइनस 1 सेकेंड से, nth सेकेंड होगी n माइनस 1 सेकेंड से। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड इक्वल टू हो जाएगा ए सी माइनस ए बी। ए से सी तक गया ये डिस्प्लेसमेंट और माइनस ये डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो गया एस एन, nth सेकेंड में चला गया डिस्प्लेसमेंट। तो ए सी सिंपल निकालेंगे, n सेकेंड में चला गया डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करके, माइनस ए बी हो जाएगा n माइनस 1 सेकेंड में चला गया डिस्प्लेसमेंट ये, तो ये हो जाएगा यू टी की जगह n माइनस 1 प्लस हाफ ए एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1, सिंपल। n क्या है, nवें सेकेंड में चला गया, तो ये nth सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट ऑफ nth सेकेंड, ठीक है, नॉट इन n सेकेंड। nth अलग चीज़ है, इन n सेकेंड ये अलग चीज़ है। n सेकेंड में तो ये हो गया ए सी, इन n सेकेंड ए सी, nth सेकेंड वो ये हो गया ऐसे। नेक्स्ट अब क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर हम। द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल इज। ओके, पोजीशन वेक्टर दे रखा है 10 टी कैप प्लस 15 टी स्क्वायर जे कैप प्लस 7 के कैप मीटर। इससे हम वेलोसिटी निकालेंगे डी आर वेक्टर ओवर डी टी, ये इतना आ जाएगा। फिर वेलोसिटी से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, डी वी ओवर डी टी करेंगे तो 30 जे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब फोर्स क्या होता है, एम ए वेक्टर, तो एम यहाँ पर पुट करेंगे, एम मास है तो 30 एम जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर सिंपल डायरेक्शन दे सकते हो किधर की तरफ, जे कैप की तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इन वाई डायरेक्शन, जे कैप किधर होता है, वाई डायरेक्शन की तरफ। तो आंसर इज 3 पॉजिटिव वाई एक्स। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ए ट्रक एंड अ कार मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी, तो देखो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, सेम काइनेटिक एनर्जी, आर अबाउट टू रेस्ट बाई अप्लाइंग ब्रेक्स विच
प्रोवाइड इक्वल रिटार्डिंग फोर्स, मतलब ब्रेक्स हमने दोनों में लगाई और दोनों में रिटार्डिंग फोर्सेस सेम है, मतलब जो ब्रेक में लगने वाला फोर्स है वो सेम है। बोथ कम टू रेस्ट इन इक्वल डिस्टेंस, क्या ये सही है? जब दोनों रेस्ट पर आएंगी, दोनों में ब्रेक लगी सेम फोर्स से, क्या वो रेस्ट में आएंगी अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है? तो पहली बात तो देखो हम करते हैं इनिशियल वेलोसिटी का यूज करके हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं उसकी। देखो पहली वाली में काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ट्रक के लिए हो जाएगी हाफ m1u1 स्क्वायर। m1 ट्रक का मास है, u1 ट्रक की स्पीड है उस टाइम पर इनिशियल, तो हाफ m1u स्क्वायर इक्वल टू ये क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, इक्वल टू है हाफ m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर, ये कार की काइनेटिक एनर्जी के बराबर, और दोनों को मैं पुट कर दिया k के बराबर। k क्या है, काइनेटिक एनर्जी, सेम काइनेटिक एनर्जी है इसलिए मैं k कर दिया। दोनों में रिटार्डिंग फोर्स लगा F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F, दोनों में रिटार्डिंग फोर्स सेम लगा जिसको मैंने F मान लिया है। तो रिटार्डिंग फोर्स से हम एक्सलेशन निकालेंगे, मतलब रिटार्डेशन नॉट एक्सलेशन, रिटार्डेशन निकालेंगे F1 अपॉन M1 ट्रक के लिए, तो F अपॉन M1 हो जाएगा। A2 निकालेंगे F2 अपॉन M2 कार के लिए, तो ये F अपॉन M2 हो जाएगा। ओके, अब फॉर्मूला लगाएंगे v इक्वल वी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर, फॉर्मूला लगाएंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस माइनस 2s, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है तो माइनस 2as। अब ट्रक के लिए निकालेंगे v1 स्क्वायर इक्वल टू u1 स्क्वायर माइनस 2as1, तो s1 हो जाएगा u1 स्क्वायर, क्योंकि देखो ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि रुक रहा है तो जीरो, मतलब v रुक रहा है पार्टिकल तो जीरो, v1 तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पर s1 हो जाएगा u1 स्क्वायर अपॉन 2a1। अब u1 की वैल्यू पुट कर, u1 स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2k अपॉन m1, तो 2k अपॉन m1 से यहाँ पर देखोगे 2 कट जाएगा, और a1 की वैल्यू पुट कर दी f अपॉन m1, तो m1 से m1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा k अपॉन f। ऐसे ही s2 आ जाएगा k अपॉन f, तो यहाँ पर दे सकते हो दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है। ठीक है, तो ये देख सकते हो कि इक्वल, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो बोथ कम टू रेस्ट इन इक्वल डिस्टेंसेस, सेम है। तो पहला तो स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये 1 है। तो S1 इक्वल टू S2 आ गया हमारा, तो S1 इक्वल टू S2 आ गया, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है, अ कार मूविंग टुवार्ड्स ईस्ट टेक्स ए टर्न एंड मूव्स टुवार्ड्स नॉर्थ, द स्पीड रिमेन्स अनचेंज, द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज 0। देखो ये कार ऐसे जा रही थी ईस्ट की तरफ, जैसे ही इसने फिर क्या किया, ईस्ट की तरफ जा रही थी, एकदम से इसने नॉर्थ की डायरेक्शन में एक टर्न ले लिया। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक्सेलरेशन पूछा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, v से जा रहा था, और v की मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी v थी और बाद में इसकी v हो गई, तो आप क्या बोलोगे, v माइनस वी अपॉन टोटल टाइम, 0 हो जाएगा एक्सेलरेशन। लेकिन नहीं, यहाँ पर देखो v से जा रहा था लेकिन इसने डायरेक्शन भी चेंज कर दी, और एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि एक्सेलरेशन का मतलब या तो वेलोसिटी में चेंज हो या डायरेक्शन में चेंज हो। तो हेयर स्पीड इज इक्वल बट इट्स डायरेक्शन इज चेंज्ड, मतलब वेलोसिटी चेंज हो गई। ओके, तो एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, सिंपल। तो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, तो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो आंसर इज 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस such that its velocity varies with displacement x according to the relation v equal to root 10 root x meter per second. The force acting on the body is, ये पूछा है सिंपल, v का वैल्यू दे रखा है 10 रूट एक्स मीटर पर सेकेंड, तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे एक्सेलरेशन का, जब v x पर डिपेंड हो, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v dx ओवर dt। तो v का पुट कर देंगे, v की वैल्यू है 10 रूट एक्स, और इसका dv ओवर dx करेंगे, d ओवर dx 10 रूट एक्स का, मतलब v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये इतना हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो a का वैल्यू आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी पर फोर्स पूछा है, तो F इक्वल टू m होता है फोर्स, तो m की वैल्यू पुट कर दो 500 ग्राम
इंटू ए 50, तो ये आ जाएगा 25 न्यूटन। आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट एनी इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास 500 ग्राम एच 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर मीटर पर सेकेंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड एट t इक्वल टू 1 सेकेंड इज दिस द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर ये दे रखा है फोर्स, तो हम फोर्स निकालेंगे, उसका कंपेरिजन इससे कर देंगे और हम x की वैल्यू निकाल लेंगे आराम से। तो v दे रखा है 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप, तो सिंपल यहाँ से x लेस हो जाएगा dv और dt, तो ये इतना आ जाएगा। यहाँ पर x लेस इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो 2i कैप प्लस 6t j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो f वेक्टर हो जाएगा ma वेक्टर। तो m की वैल्यू पुट कर दी मैंने 500 ग्राम, तो 0.5 kg इंटू 2i प्लस 6t j किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा ये। एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पूछा है, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा इतना। बाद में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें, तो ये आ जाएगा i प्लस 3j और न्यूटन। तो कंपेयर विद, इससे कंपेयर कर देंगे हम, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 3। तो आंसर इज दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्टिकल स्टार्ट्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग x डायरेक्शन एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड इच। तो u दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, a दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, v दे रखा है 60 मीटर पर सेकेंड और पूछा है वेलोसिटी टाइम कितना लगेगा। तो v इक्वल टू यू प्लस 80 लगाएंगे, तो t इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए 60 माइनस 10 अपॉन 2 25 सेकेंड आ जाएगा ये 3। अब क्वेश्चन है a particle of 10 ग्राम मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विद रिटार्डेशन 2x वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट इन SI यूनिट। इट्स लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर अबव डिस्प्लेसमेंट इज 10 अपॉन x टू द पावर माइनस n जूल, द वैल्यू ऑफ n विल बी। तो a दे रखा है 2x, इनिशियल वेलोसिटी u है जो कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ के u स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी तो उससे हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे के एफ इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, रिटार्डेशन है यहाँ पर, तो ये लगा सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2a, तो यहाँ से हाफ एम का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर माइनस एम ए एस। लेकिन हम ये यूज नहीं कर सकते, क्यों? तो आप देख रहे होगे यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, वो होगा एम ए एस। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर हमने फॉर्मूला जो यूज किया है जिसमें हमारा ए कांस्टेंट रहता है, ए क्या रहता है कांस्टेंट, लेकिन हमने हमारा यहाँ पर ए डिपेंड कर रहा है एक्स पर। तो हम क्या यूज करेंगे बताते हैं हम। तो यहाँ पर सिंपल हम जब चीज़ें वेरी कर रही हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ए इक्वल टू माइनस 2x और ये हो जाएगा वी इक्वल टू डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x। यहाँ पर वी डी वी हो जाएगा और ये डी एक्स इधर पहुँच जाएगा, तो माइनस 2x डी एक्स। अब यहाँ देखो ये हो जाएगा वी डी वी का इंटीग्रेशन कर देंगे हम, और ये माइनस 2 बाहर आ जाएगा और एक्स डी एक्स का इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो ये एक्स डी एक्स का इंटीग्रेट करेंगे, 0 से x मान लो डिस्प्लेसमेंट चला है, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर। इधर इंटीग्रेशन हो जाएगा हाफ वी स्क्वायर माइनस हाफ यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। इधर मल्टीप्लाई कर देंगे m का, तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम एक्स स्क्वायर। अब देखो माइनस कॉमन ले लेंगे दोनों तरफ से, तो ये हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस, यही तो क्या है काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस, ये इनिशियल माइनस फाइनल इक्वल डिफरेंस, तो इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर। एम की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 10 ग्राम थी, एम की वैल्यू यहाँ पर 10 ग्राम थी, तो वो पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 ग्राम है, किलोग्राम में चेंज कर लेंगे, 10 टू माइनस 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 100। अब डेल्टा के दे रखा है क्वेश्चन में 10 अपॉन एक्स टू द पावर माइनस एन इक्वल टू एक्स अपॉन 10 होल स्क्वायर हो जाएगा ये। अब देखो यहाँ से ये इन्वर्ट कर दो इसको, तो एक्स अपॉन 10 की पावर एन हो जाएगा इक्वल टू एक्स अपॉन 10 की पावर स्क्वायर हो जाएगा, तो एन इक्वल 2 आ जाएगा यहाँ पर आंसर। इजी, नो प्रॉब्लम विद दैट। देखो एक क्वेश्चन है, फॉर ए ट्रेन इंजन मूविंग विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड द ड्राइवर मस्ट अप्लाई द ब्रेक्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर
बिफोर द स्टेशन फॉर द ट्रेन टू कम टू रेस्ट एट स्टेशन. इफ द ब्रेक्स वर अप्लाइड एट द हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस द ट्रेन इंजन वुड क्रॉस द स्टेशन विद स्पीड रूट एक्स मीटर पर सेकेंड. द वैल्यू ऑफ एक्स. तो ड्राइवर क्या करता था, मतलब ट्रेन स्टेशन पर रोकने के लिए, स्टेशन पर ट्रेन को रोकने के लिए वो 500 मीटर पहले ही ब्रेक लगाता था. 500 मीटर पहले ब्रेक लगाने पर ही यहाँ पर रुक जाती थी. लेकिन उसने क्या किया कि वो लगा नहीं पाया, उसने जो भी है उसने यहाँ पर आधी डिस्टेंस पर इसने ब्रेक लगाई. तो पूछा है कि जब जब ट्रेन यहाँ पर क्रॉस करेगी तो उसकी स्पीड यहाँ पर कितनी होगी. सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है. तो ब्रेक लगाता है, यहाँ से चल रहा है, यहाँ पर ब्रेक लगाने पर रुक जा रहा है. तो पहले तो हम एक्सीलरेशन निकालेंगे इस वाले का. तो एक्सीलरेशन निकालेंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as. तो अंतिम स्पीड क्या है, v इक्वल टू 0 इक्वल टू ये यू स्क्वायर हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर. 400 माइनस 2a 500 पर रुक जाता था ये चलने के बाद. तो a की वैल्यू आएगी 4/10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब उसने यहाँ से स्टार्ट किया. अब दूसरा वो है कि ब्रेक नहीं लगाया इसमें, यहाँ से स्टार्ट किया इसने और u स्पीड से, u तो वही है 20 मीटर पर सेकंड. तो v स्क्वायर इक्वल टू यू, अंतिम स्पीड निकालने v कितनी होगी फाइनली जब यहाँ पर क्रॉस करेगा ये. और 250 मीटर चलेगा और एक्सेलरेशन रहेगा जब ब्रेक लगाएगा यहाँ पर, तो एक्सेलरेशन रहेगा इसको 4/10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2s. ये 400 हो जाएगा माइनस 2 और ये a की वैल्यू 4/10 हो जाएगी और s हो जाएगा 250. इसको जब करोगे आप ये हो जाएगा √200 और ये इक्वल टू √x के बराबर दे रखा है. तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये दे रखा है √x, तो x की वैल्यू हो जाएगी 200. इजी. ओके, अब हम पढ़ेंगे फ्री फॉल. फ्री फॉल क्या होता है, जब हम किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस से ऊपर से, जैसे छत से या कहीं से भी किसी चीज़ को छोड़ देते हैं, उसको ग्रेविटी के थ्रू गिरने देते हैं, उसको बोलते हैं हम फ्री फॉल. देखो, नियर अर्थ सरफेस ग्रेविटेशनल फील्ड G एक्ट्स एज एक्सलेशन ऑन एवरीथिंग. ठीक है, क्योंकि उसी की वजह से चीज़ें गिर रही होती है, क्योंकि वही फोर्स प्रोवाइड करता है चीज़ों को गिरने के लिए. बिकॉज ऑफ दैट एवरीथिंग फॉल्स ऑन द अर्थ. A इक्वल टू जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी और G का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, पहला केस लेते हैं, फ्री फॉलिंग बॉडीज फ्रॉम ए हाइट h अबव द ग्राउंड. अब ग्राउंड से, जैसे ये ग्राउंड है, यहाँ से h हाइट से ऊपर से किसी बॉल को हम गिरा रहे हैं और गिरा रहे हैं, उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 और t बराबर 0, यानी कि ये पहली वाली पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन. और जब गिरेगा यहाँ पर पहुँचेगा ये, मान लो रास्ते में कहीं पर, तो इसकी रास्ते में इसकी वेलोसिटी कितनी है v और टाइम लगा इसको t. अब देखो, जिधर जा रहा है उधर की तरफ ही एक्सलेशन लग रहा हो, क्योंकि a इक्वल टू जी, नीचे की तरफ लगता है g, तो उधर ही एक्सलेशन लग रहा हो, a इक्वल टू प्लस जी. ठीक है, तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी. यू क्या है 0, तो a की वैल्यू g रख देंगे तो gt हो जाएगा. ऐसे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें u कितना है 0 और 1/2, a की जगह पर क्या कर देंगे g पॉजिटिव प्लस g टी स्क्वायर. ऐसे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, u कितना है 0, ये हो जाएगा 2a की जगह पर g और s की जगह पर h. मान लो ये h हाइट गिर गया नीचे. ओके, लाइक दैट. h यहाँ से मेजर किया हमने, यहाँ से, इस पॉइंट से हाइट ऐसे. अगर यहाँ से मेजर करोगे, इसकी पोजीशन ये वाली ग्राउंड से पोजीशन कितनी रहेगी, तो ये अलग रहेगी. ये होगी, मान लो ये कैपिटल H है, तो ये होगी कैपिटल H माइनस H, इस तरह से. ओके. तो इसके ग्राफ कुछ इस तरह से होंगे. एक्सलेशन विद टाइम, तो एक्सलेशन टाइम के साथ कांस्टेंट है हमेशा. नियर अर्थ सरफेस हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन अबव द सरफेस ज़्यादा सरफेस जाते हैं, मतलब अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में जाते हैं, तब एज चेंज होता है विद डिस्टेंस. ठीक है, विद हाइट. अब यहाँ पर देखिए v और t का ग्राफ बनाएंगे, तो v इक्वल टू जी टी होता है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है.
इस तरह से v प्रोपोर्शनल टू t, और यहाँ पर ये थीटा एंगल होगा वो हम निकालेंगे टेन थीटा इक्वल टू जी से यहाँ से, ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू जी रहेगा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स जी, इजी। अब ऐसे ही एस इक्वल टू ये रहा एच, एच और टी का ग्राफ निकाल सकते हैं, ये एस को एच मान लेते हैं, तो एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये इस तरह से रह जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये एच ऊपर से हाइट है, यहाँ से ये डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लेंगे ज़मीन से लेंगे, ज़मीन से ब्लॉक की हाइट लेंगे, मान लो ऑब्जेक्ट है, ज़मीन से लेंगे इसकी हाइट, तो ये होगा एच माइनस एच। अगर ज़मीन से डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसे ना होके कुछ अलग शेप का आएगा, लेकिन होगा पैराबोलिक, ओके। अब नेक्स्ट केस ले रहे हैं, अब बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, अगर बॉडी को अपवर्ड थ्रो करें तो क्या होता है। इस केस में बॉडी देखो यहाँ से u इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर फेंका बॉडी को, ठीक है, अब बॉडी ऊपर जा रही है, बॉडी किधर जा रही है, ऊपर, और ग्रेविटी लग रही है अगेंस्ट, ग्रेविटी हमेशा नीचे लगती है, तो ए हमेशा यहाँ पर अगर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सलेशन है तो ए को माइनस जी कर लेंगे अगेंस्ट मोशन, तो ए इक्वल टू माइनस जी, तो ए इक्वल टू माइनस जी, वी बराबर यू प्लस ए टी होता है, वी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहाँ पर हम टाइम निकालेंगे कि यहाँ पर पहुँचने में कितना टाइम लगेगा इसको, एंड टी इक्वल टू टाइम टेकन, टाइम मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम, मतलब इनिशियल स्टेज से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन, जो कि टी होगा जीरो, वी इक्वल टू जीरो, और यू इनिशियल वेलोसिटी ए की जगह पर माइनस जी और टी की जगह पर कैपिटल टी, इतना टाइम लग गया इसको, तो टी इक्वल टू यू अपॉन जी हो जाएगा। एंड एक और फार्मूला यूज करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, यहाँ पर प्लस टू ए एस होता है यहाँ पर, लेकिन हम यूज करेंगे प्लस की जगह माइनस ए इक्वल टू माइनस जी यूज करेंगे, तो माइनस टू जी एच एट मैक्सिमम पॉइंट एच इक्वल टू मैक्सिमम, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको बोलेंगे, इस डिस्टेंस को बोलेंगे एच मैक्स, मतलब कितने हाइट ऊपर पहुँच जाएगा। एच मैक्स, और v इक्वल टू जीरो हो जाएगा एच मैक्स पर, ओके। तो यहाँ पर इस फिर से पुट कर दिया, v इक्वल टू जीरो, यू इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच मैक्स, तो u आ जाएगा रूट टू जी एच मैक्स, मतलब दोनों में रिलेशन ये आएगा। अब ग्राफ्स देख लेते हैं, तो ग्राफ्स हो जाएगा, देखो a तो हमेशा माइनस जी है, कांस्टेंट है, तो ग्राफ इस तरह से बन जाएगा, t a और t का ग्राफ माइनस जी, और v इक्वल टू यू माइनस जी टी होता है फॉर्मूला, तो v वेरी करेगा टाइम पर इस तरह से, और ये u माइनस जी टी आपने पढ़ा होगा, जैसे इसको ले लूँ y c माइनस एम एक्स या प्लस करके, तो y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स प्लस सी से वो करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो x पर t है और y पर v है, तो ये कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा। कैपिटल टी पर v कितना हो जाएगा, कैपिटल टी पर v कितना हो जाएगा, जीरो, कैपिटल टी पर टाइम पर यहाँ पर पहुँच जाएगा ब्लॉक, जहाँ पर वेलोसिटी कितनी है इसकी, जीरो, और t इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पर तो इनिशियल वेलोसिटी होगी ना u, तो t इक्वल टू जीरो पर ये रहेगी, और t इक्वल टू टी पर यहाँ पर u जीरो, ये हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, v जीरो हो जाएगा, ठीक है, और t इक्वल टू टी पर, t इक्वल टू कैपिटल टी पर v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, ये यहाँ पर ये जीरो। ऐसे ही ये भी निकाल सकते हैं हम, h इक्वल टू हो जाएगा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और h वर्सेस t का ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ देख सकते हो आप, कंपेयर कर सकते हो, t इक्वल टू जीरो पर h जीरो रहेगा, ये t इक्वल टू जीरो पर, देखो ग्राफ्स को हमेशा वेरीफाई करना चाहिए। यहाँ पर देखो t इक्वल टू जीरो पर h कितना हो रहा है, h हो रहा है जीरो, इस फॉर्मूले से देखो हैं, और t इक्वल टू कैपिटल टी पे कितना हो रहा है, तो h इक्वल टू यू का वैल्यू कितना है, u तो u ही है, और ये t कैपिटल टी माइनस हाफ g और t, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, और u कितना है जी टी,
एच जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। हमको पता ही है हाफ जी टी स्क्वायर कितना है, यू एच मैक्स। तो यहाँ पर देख सकते हो आप एच इक्वल टू टी, मतलब टी इक्वल टू कैपिटल टी पर एच की वैल्यू कितनी है, एच मैक्स के बराबर। तो वेरीफाई होता है ये। अब देखो जैसे ऊपर गया है, अब ऊपर से नीचे भी आएगा। मान लो ऊपर यहाँ पर पहुँच गया, अब ऊपर से नीचे भी आएगा, तो उसका भी देख लेते हैं हम। अब देखेंगे हम रिटर्न को, जैसे ऊपर गया है ऊपर से अब आएगा भी, ठीक है। आफ्टर रीचिंग टू मैक्सिमम हाइट बॉडी टर्न्स एंड कम बैक टू ग्राउंड। रिटर्निंग टाइम होगा एस इक्वल टू, रिटर्निंग टाइम निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे एस इक्वल टू यू प्राइम टी प्राइम प्लस हाफ ए टी प्राइम स्क्वायर। एस कितना है, कितनी हाइट से गिर रहा है ये, एच मैक्स से, एच मैक्स इक्वल टू यू प्राइम कितना है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो, क्योंकि यहाँ पर पहुँचने के बाद में आगे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। अब वहाँ से गिरेगा ये, तो यू प्राइम कितना है, जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा प्लस हाफ ए कितना है, प्लस जी। देखो अब मोशन भी नीचे हो रहा है और जी का वैल्यू भी, जी तो हमेशा नीचे लगता ही है, तो प्लस जी एक्सलेशन होगा, एक्सलेशन क्या होगा, प्लस जी। तो यहाँ पर हम प्लस जी यूज करेंगे और टी प्राइम स्क्वायर, तो यहाँ पर एच मैक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे यू स्क्वायर अपॉन टू जी, जो कि हमने पहले निकाला था जाने में, जो हाइट मैक्सिमम अटेंड की, उसका फॉर्मूला होगा यू स्क्वायर अपॉन टू जी इक्वल टू हाफ जी टी प्राइम स्क्वायर। टी प्राइम आ गया यू अपॉन जी, तो हम देख सकते हो जाने में टाइम जो टी लगा था उतना ही टाइम आने में लग रहा है, यू अपॉन जी। वेलोसिटी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जैसे ये ग्राउंड पर टकराने वाला होगा, ग्राउंड पर ये टकराने वाला होगा, तो इसकी वेलोसिटी निकालनी कितनी होगी। तो फॉर्मूला है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो वी या वी प्राइम इक्वल टू यू प्राइम प्लस ए टी। ओके, टी कितना लग जाएगा, टी इतना लगेगा इसको आने में टाइम तो इतना ही है ना। ओके, इतने टाइम में यहाँ पहुँच जाएगा ये, टी प्राइम इक्वल टू यू अपॉन जी, और वी प्राइम निकालने में, यू प्राइम कितना है, जीरो, तो वी प्राइम इक्वल टू यू प्लस जी टी प्राइम, इसको प्राइम बोल देता हूँ मैं ये। तो वी प्राइम हो जाएगा, टी प्राइम की वैल्यू यू अपॉन जी पुट करके, जी से जी कैंसिल, वी प्राइम हो जाएगा यू जी, यू सॉरी, तो वी प्राइम हो जाएगा यू। तो बॉडी विल रिटर्न विद द सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी। ये कब का केस है, जब हम वैक्यूम में करें, आई बात समझ में, जिस वेलोसिटी से ऊपर गया है उसी वेलोसिटी से नीचे आएगा, आई बात समझ में। कब, जब वैक्यूम हो, ओनली, अब ओनली वैलिड फॉर वैक्यूम ओनली। ओके, टाइम टेकन ड्यूरिंग अप एंड डाउन आर इक्वल, जो कि इतने हैं। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा टी डबल प्राइम इक्वल टू टी प्लस टी प्राइम इक्वल टू यू अपॉन जी, तो टू यू अपॉन जी में चला भी जाएगा और आ भी जाएगा, ठीक है। अब ग्राफ्स देख लेते हैं। देखो पूरे प्रोसेस में हमेशा जी का वैल्यू, ए का वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहा है, माइनस जी नीचे की तरफ। ओके, हमने पॉजिटिव एक्स को, पॉजिटिव वाई को प्लस मान के किया कर रहे हैं। ओके, और वेलोसिटी का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इनिशियल वेलोसिटी टी इक्वल टू जीरो पर, टी इक्वल टू जीरो पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, टी इक्वल टू जीरो पर इनिशियल वेलोसिटी थी यू के बराबर। ओके, ये यू रहेगा प्लस यू। ओके, जैसे टी इक्वल टू टी होता है कैपिटल टी, वी कितना हो जाता है, जीरो। देन अगेन टी इक्वल टू टू टी होता है, टोटल टाइम टू टी, ठीक है। टी जाने में फिर टी आने में, तो टी आने में ये जब पहुंचते हैं, नीचे पहुंचते हैं टू टी टाइम बाद, तो इसकी वेलोसिटी हो जाती है माइनस यू, यू के बराबर ही, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। ऐसे ही एच का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा आपका, ठीक है। जब टी इक्वल टू जीरो था तो एच जीरो रहता है, जब टी इक्वल टू
कैपिटल टी होता है एच मैक्स हो जाता है, एच इक्वल टू मैक्स हो जाता है एच। जब टी इक्वल टू टी होता है तो एच इक्वल टू 0 हो जाता है कहीं, जो कि आप इस ग्राफ से भी देख सकते हो। अब डिस्टेंस थोड़ा अलग है। जब एच इक्वल टू जब टी इक्वल टू 0 रहता है तो एच तो 0 रहता ही है। जब टी इक्वल टू 0 रहता है, टी रहता है, डिस्टेंस बोल देता हूँ एच की जगह पर डी। डिस्टेंस को इसको मैं बोल देता हूँ, डिस्टेंस डी बोल देता हूँ, चलो ठीक है। तो डिस्टेंस डी ओके। अब जब टी इक्वल टू कैपिटल टी रहता है तो पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाता है, तो यहाँ पर डी कितना होता है मैक्स, डी एच मैक्स। तो ये वाली क्या है हाइट, एच मैक्स। जब पार्टिकल 2t टाइम बाद होता है तो डी कितना हो जाता है, एच मैक्स प्लस एच मैक्स दोनों जुड़ जाएंगे, एक जाने का डिस्टेंस एक आने का डिस्टेंस, और 2d में 2h मैक्स। तो जो ये वाला होगा वो कितना होगा, टू एच मैक्स। एच मैक्स 2h मैक्स। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टेनिस बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन टू द फ्लोर फ्रॉम ए हाइट ऑफ 9.8 मीटर. It rebounds to a height 5 meter. Ball comes in contact with the floor for 0.2 seconds. The average acceleration during contact is, ये पूछा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में पूछा है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि बॉल एक होती है, बॉल एच हाइट से गिरती है और यू इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, रेस्ट से गिरती है, और गिरने के बाद में ये बॉल फिर उठती है और 5 मीटर जाती है। ओके, तो पूछा है एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा जब यहाँ पर जब गिरती है और जो उठती है, उसमें टाइम लगता है इसको 0.2 सेकेंड। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा इस प्रोसेस में, ठीक है। तो इस प्रोसेस में एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, एक तो v चाहिए कि v कितना होगा, और एक u प्राइम चाहिए, ये कितना होगा, क्योंकि ये जैसे ही निकलेंगे तो इसमें से दूसरे में से पहला वाला घटा के अपॉन टाइम का डिवाइड करके क्या निकल जाएगा, हमारा एक्सेलरेशन निकल जाएगा। ओके, तो पहले हम v निकालते हैं। देखो h हाइट नीचे गिरा, u इक्वल टू 0 से h डिस्टेंस नीचे गिराए, ठीक है, और यहाँ पर v पूछा है, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाएंगे। v स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 9.8 हो जाएगा ये, क्योंकि 10 यहाँ पर a का वैल्यू है, a मतलब g का वैल्यू, क्योंकि नीचे ही जा रहा है और नीचे ही एक्सेलरेशन है, तो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव आया, ठीक है। और v इक्वल टू हो जाएगा √2 इंटू 9.8, जो कि आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड, 14 मीटर पर सेकेंड। तो v तो आ गया यहाँ पर। अब u प्राइम निकालना है हमको, तो u प्राइम निकालने के लिए फिर से दे रखा है, u प्राइम जैसे ही गिरा तो u प्राइम से ऊपर जाएगा इनिशियल वेलोसिटी u प्राइम से, और यहाँ पर जाके इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि h इक्वल टू ओके। अब u प्राइम निकालना है हमको, जैसे ये गिरा तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर u प्राइम हो जाएगी, गिरने के बाद में इसकी वेलोसिटी होगी u प्राइम, और u प्राइम वेलोसिटी से ये जा रहा है 5 मीटर तक ऊपर चढ़ पाता है, उसके बाद में इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। फिर से यही फॉर्मूला लगा देंगे, v प्राइम स्क्वायर इक्वल टू यू प्राइम स्क्वायर माइनस 2as, यहाँ पर s प्राइम कर देते हैं हम, सॉरी, ओके। तो v प्राइम हो गया, यहाँ पर v प्राइम हो गया 0, ये रहा 0, और u प्राइम हो गया, u प्राइम निकालना है हमको माइनस। अब देखो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ये जा रहा है, एक्सेलरेशन ऐसे है और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस साइन आ गया। ओके, और ये माइनस साइन आएगा तो ये -2a प्राइम, -2a की वैल्यू है 10 इंटू 5, तो यहाँ से u प्राइम आता है 10 मीटर पर सेकेंड।
अब निकालना है एक्सेलेरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलेरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया, देखो चेंज इन वेलोसिटी होता है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, v2 वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। v2 की वैल्यू कितनी है, v2 ऊपर की v2 की वैल्यू है, बाद में वेलोसिटी कितनी होगी v2, जो कि हो जाएगी u प्राइम ऊपर वाली और ऊपर वाली 10, और इसकी डायरेक्शन भी रखेंगे यहाँ पर जे कैप माइनस, ये माइनस आ गई माइनस, यहाँ पर v का जो वेलोसिटी है वो डायरेक्शन के साथ रखेंगे जो कि माइनस जे कैप डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो माइनस जे कैप माइनस 14 जे कैप अपॉन टाइम इंटरवल कितना हो गया, टाइम इंटरवल है 0.2 सेकेंड। ठीक है, तो 0.2 सेकेंड के लिए ही ये कांटेक्ट में रहे और इनका एक्सेलेरेशन आया 120 जे कैप डायरेक्शन में मीटर पर सेकेंड हुआ। किधर की तरफ एक्सेलेरेशन, ऊपर की तरफ। ठीक है, ओके नेक्स्ट हम ग्राफ्स के जरिए मोशन को समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है। अगर टाइम का डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ इस तरह से हो जहाँ पर x इक्वल टू एक्स नॉट पर फिक्स्ड हो और टाइम के साथ वो कांस्टेंट है, मतलब x इक्वल टू एक्स नॉट कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट। हियर पोजीशन इज नॉट चेंजिंग मीन्स बॉडी इज एट रेस्ट, मतलब पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही टाइम के साथ, तो बॉडी तो रेस्ट पे होगी ना। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जो कि स्लोप निकालेंगे। स्लोप क्या होता है, डी एक्स ओवर डी टी। स्लोप तो वाई एक्सेज अपॉन एक्स एक्सेज का डिफरेंशिएशन होता है ना, तो डी एक्स ओवर डी टी करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, जीरो। इसका देखो डी एक्स ओवर डी टी करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो वेलोसिटी, स्लोप ही क्या है, वेलोसिटी डी एक्स ओवर डी टी क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू जीरो, मतलब बॉडी हमेशा रेस्ट पर है। नेक्स्ट है, अगर एक्स वर्सेस टी का ग्राफ कुछ इस तरह से दे रखा हो स्ट्रेट लाइन में, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर देख सकते हो एक्स जो है वो इस तरह से वेरी कर रहा है, एम टी एक्स बराबर एम इक्वल टू टेन थीटा टी। ओके, कुछ इस तरह से होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अगर स्लोप निकालोगे डी एक्स ओवर डी टी करेंगे तो वो टेन थीटा के बराबर हो जाएगा, और डी एक्स ओवर डी टी क्या, वी इक्वल टू टेन थीटा। अब टेन थीटा एक कांस्टेंट है क्योंकि ये ना तो ऊपर जा रहा है, ऐसे ही है, मतलब फिक्स है थीटा, तो वी इक्वल टू टेन थीटा। अब टेन थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर फिक्स होगी, थीटा की वैल्यू फिक्स होगी तो वी इक्वल टू टेन थीटा भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर v कांस्टेंट है तो इसका एक्सेलेरेशन निकालेंगे, वो भी कितना हो गया, जीरो। डी वी और डी टी करेंगे वो कितना आ जाएगा, जीरो। तो थीटा इज नॉट चेंजिंग, सो v इज कांस्टेंट, v कांस्टेंट और a कितना आ रहा है, जीरो। ओके नेक्स्ट ये है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इसका जो स्लोप निकालेंगे हम, ये x वर्सेस t का ग्राफ है और इसमें स्लोप, जैसे ये ग्राफ है, इसमें हम स्लोप निकालेंगे हर पॉइंट पे। जैसे इस पॉइंट पे निकालेंगे स्लोप ये आएगा, इस पॉइंट पे निकालेंगे स्लोप इस तरह से ये आएगा। तो थीटा यहाँ पर देखो बढ़ रहा होगा, थीटा क्या है, बढ़ रहा है। तो v इक्वल टू क्या होता है, डी एक्स ओवर डी टी, मतलब डी एक्स ओवर डी टी करेंगे तो वो टेन थीटा के बराबर होता है, स्लोप होता है। एज थीटा इज इंक्रीजिंग विथ टाइम, सो वेलोसिटी आल्सो इंक्रीजिंग। अगर वेलोसिटी, किसी मोशन में वेलोसिटी इंक्रीज करती है विथ टाइम, तो वो कैसा होता है मोशन, एक्सेलरेटेड। आई बात समझ में, तो मोशन कैसा है, वो एक्सेलरेटेड। ये क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव। नेक्स्ट है इस तरह से, अगर इस तरह से ग्राफ दे रखा हो जिसमें हम स्लोप लेंगे, इस पॉइंट पे स्लोप लिया तो ये थीटा आ रहा है, इस पॉइंट पे लेंगे तो ये थीटा, तो थीटा देखोगे आप, ये थीटा कम होता जा रहा है। यहाँ पे लोगे तो थीटा बिल्कुल ही पैरेलल हो जाएगा, तो ये मतलब थीटा जो एंगल होगा बिल्कुल पैरेलल हो गया, तो थीटा और कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर थीटा कम हो रहा है, मतलब जो स्लोप भी कम होता जा रहा है। स्लोप कम हो रहा है तो इसका मतलब
वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी डिक्रीज मतलब वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग मीन्स ए इज नेगेटिव। ओके, डी एक्सलेशन हो रहा है इसमें, इस तरह की ग्राफ में डी एक्सलेशन। नेक्स्ट, अगर इस तरह से हो तो कभी देखो यहाँ पर देखो आप थीटा कभी बढ़ रहा है, यहाँ पर थीटा यहाँ तक गया बढ़ रहा है, और कभी थीटा कम हो रहा है। तो जहाँ पर थीटा बढ़ रहा है वो क्या है, जहाँ पर थीटा बढ़ रहा है वो क्या है, एक्सलेशन ए जीरो ग्रेटर देन जीरो, और जहाँ पर कम हो रहा है थीटा ए इज लेस देन जीरो। सो इनिशियली यहाँ पर देख, सो इनिशियली थीटा इज इंक्रीजिंग वी इंक्रीजिंग मतलब ए पॉजिटिव है। आफ्टर सम टाइम थीटा इज डिक्रीजिंग वी डिक्रीजिंग मीन्स ए इज लेस देन जीरो। एक्सलेशन देन डी एक्सलेशन इसमें। अब नेक्स्ट है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा हो तब क्या होता है। देखो, अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से दे रखा हो जहाँ पर वी फिक्स्ड है, वी नोट पर, लेट वी नोट है, तो यहाँ पर देख सकते हो वी इक्वल टू वी नॉट फिक्स है। स्लोप निकालेंगे डी वी ओवर डी टी होता है। स्लोप क्या होता है, डी वी ओवर डी टी, मतलब वी और टाइम ग्राफ का स्लोप होता है डी वी ओवर डी टी इक्वल टू टेन थीटा आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हो ए इक्वल टू टेन थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर जीरो है, क्योंकि देखो यहाँ थीटा की वैल्यू जीरो है, जो टी एक्स से एंगल बनने वाला है जो थीटा कितना है जीरो। सो ए इक्वल टू जीरो, यूनिफॉर्म मोशन। अब ए इक्वल टू जीरो होता है उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इस तरह से ग्राफ है, यहाँ पर v इक्वल टू एम टी, एम की वैल्यू थीटा के रूप में लिख सकते हैं हम टेन थीटा टी। ओके, तो यहाँ से हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ए निकल जाएगा, ए आ जाएगा ए इक्वल टू टेन थीटा। यहाँ पर देखो टेन थीटा फिक्स्ड है, थीटा क्या है, फिक्स्ड, थीटा फिक्स्ड है और पॉजिटिव है, मतलब 90 डिग्री से कम है। थीटा फिक्स्ड है एंड लेस देन थीटा लेस जीरो से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। जीरो से बड़ा 90 डिग्री से छोटा है तो ए पॉजिटिव रहेगा, मतलब टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, तो ए भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। एट टी इक्वल टू जीरो वी इक्वल टू जीरो भी है, ठीक है, आप देख सकते हो इसमें। नेक्स्ट है कुछ इस तरह से है। अब ऐसे क्वेश्चन में शुरू में कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे रखी होती है, ठीक है, तो ये आपका ग्राफ अगर बनाओगे इसके, सॉरी इसकी इक्वेशन बनाओगे तो वो कुछ इस तरह से आएगी, v इक्वल टू यू प्लस एम टी, पढ़ा होगा आपने। ओके, तो इस केस में दे सकते हो आप, वही है, ए पॉजिटिव रहेगा, ए निकालोगे आप, ए कितना आएगा, डी वी ओवर डी टी, जो कि कितना आएगा, एम टी, एम के बराबर। तो यहाँ पर एक्सलेशन क्या है, एम, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, अगेन जीरो से बड़ा है थीटा, लेस देन 90 डिग्री, तो एम भी क्या रहेगा, पॉजिटिव, तो ए भी पॉजिटिव। नेक्स्ट, इसमें यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा v इक्वल टू माइनस यू, वी इक्वल टू माइनस यू, वी इक्वल टू माइनस यू और प्लस एम टी, इस तरह से इक्वेशन आएगी इसकी। ओके, यहाँ पर भी देखोगे आप ए पॉजिटिव रहेगा। ओके, क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ पर, थीटा की वैल्यू जीरो से बड़ी और 90 डिग्री से छोटी है, तो ए पॉजिटिव रहेगा सेम। तो इनिशियली पार्टिकल ऐसे जा रहा होगा, मान लो ऐसे जा रहा होगा इनिशियली, और एक्सलेशन इस पर ऐसे लग रहा होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन एक्सलेशन लग रहा होगा, लेकिन इसका शुरू में इसकी चाल या इसकी वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन होगी। बाद में कुछ टाइम बाद ये जीरो भी होता है, क्योंकि यहाँ पर देखो जीरो होगा, ठीक है। अच्छा, इसको मैं कैपिटल टी बोल देता हूँ। तो कैपिटल टी की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो कैपिटल टी पर वी जीरो हो रहा है, तो वी जीरो माइनस यू प्लस एम की जगह पर ए हो जाएगा, ए
टी। ओके, तो यहाँ पर टी आ जाएगा u अपॉन ए, जो कि कैपिटल टी के बराबर, कैपिटल टी इक्वल यू अपॉन ए। ठीक, तो कैपिटल टी इक्वल यू अपॉन ए पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, देन उसके बाद में फिर बढ़ना स्टार्ट होगी। वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ। ठीक है, तो जैसे आपने पढ़ा होगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ए यहाँ पर कांस्टेंट माना है हमने। ठीक है, तो v को y मान लेते हैं y डायरेक्शन पर, ये u क्योंकि वेलोसिटी है तो इसको y माना है तो इसको भी y नॉट स्क्वायर मान सकते हैं, प्लस 2a। s को मैं x एच पे मान रहा हूँ, x एक्सेस पर मान रहा हूँ, तो ये कुछ इस तरह से होगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, देख लीजिए। पैराबोलिक होता है, y नॉट से स्टार्ट होता है। यहाँ पर देख सकते हो जब s x इक्वल टू 0 होता है, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y नॉट, जो कि सही है। ऐसे ही अगर s y एक्सिस पर लेंगे तो कुछ इस तरह से बनता है। तो आप देख लेना x या मतलब डिस्प्लेसमेंट कौन सी एक्सिस पर है और वेलोसिटी कौन सी एक्सिस पर है, तो ग्राफ भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे। और यहाँ पर कुछ ज़रूरी चीज़ हैं जो कि आपको समझ लेना चाहिए। फॉलोइंग ग्राफ्स कैन नॉट एग्जिस्ट। तो जैसे डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है और डिस्टेंस एकदम से यहाँ से आके ऐसे होगी, मतलब डिस्टेंस वैसे तो पॉजिटिव रहती है हमेशा, लेकिन इसमें ग्राफ में नेगेटिव डिस्टेंस है। ये वाली देखो, ये नेगेटिव डिस्टेंस है, जीरो से नीचे नेगेटिव डिस्टेंस है। क्या डिस्टेंस नेगेटिव हो सकती है? डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो ये गलत है। दूसरा स्पीड है, ये स्पीड और टाइम का ग्राफ है, और स्पीड तो डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना। अब ना तो डिस्टेंस। अब देखो ये स्पीड और टाइम का ग्राफ है, यहाँ पर स्पीड नेगेटिव डायरेक्शन में इधर की तरफ दे रखी है, लेकिन हमने पढ़ा है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता और डिस्टेंस भी नेगेटिव नहीं होती है, तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो हमेशा स्पीड क्या रहेगी, पॉजिटिव। ये है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, जिसमें टी नॉट टाइम पर ये ग्राफ इस तरह से दो बार एक ही टाइम पर दो वैल्यू दिखा रहा है। एक वैल्यू ये रही, एक वैल्यू ये रही। तो क्या सेम टाइम पर किसी ऑब्जेक्ट के दो डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं या दो वेलोसिटी हो सकती हैं? नहीं, तो ये ग्राफ सही नहीं है, तो ये भी गलत है। ओके, और ये देखो एक चीज़ है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है ये, और टाइम के साथ इसका ग्राफ है, और वो बता रहा है कि टी नॉट टाइम पर उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है, ये इस तरह से इंक्रीज कर रही है। क्या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू जब समय रुका हो क्या वो बढ़ सकती है? क्या कोई फिजिकल क्वांटिटी समय रोकने पर बढ़ सकती है? नहीं, जब समय रुका ही होगा तो चीज़ें रुक जाएंगी, कोई भी बढ़ेगी नहीं, कुछ भी नहीं होगा, कोई प्रोसेस नहीं होगा, समय रुक गया तो। आई बात समझ में? तो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं बढ़ सकती। एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन नेवर इंक्रीज और डिक्रीज विदाउट स्पेंडिंग टाइम। यहाँ पर टी नॉट टाइम फिक्स है, और ये बोल रहा है कि बिना स्पेंडिंग ऑफ टाइम ये इंक्रीज कर रहा है। कैसे इंक्रीज कर सकता है? इट कैन नॉट इंक्रीज। चलिए अब ग्राफ्स के ऊपर हम क्वेश्चंस करते हैं। तो पहले वाले ग्राफ में आप देख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दे रखा है, जिसमें एक्स की वैल्यू पैराबोलिक इंक्रीज कर रही है। प्रोपोर्शनल साइन को उठाऊंगा तो ये आ जाएगा कांस्टेंट सी टी स्क्वायर। अब वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डी एक्स ओवर डी टी करना पड़ेगा। डी एक्स ओवर डी टी करूँगा तो ये हो जाएगा इक्वल टू सी टी। अब हमको भी पता है कि v इक्वल टू सी टी मतलब y इक्वल टू एम एक्स टाइप का ग्राफ बनेगा, जो कि एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो v और t का ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, स्ट्रेट लाइन ये रहा। तो पहला किससे मैच करेगा? सेकंड से। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला। तो इसमें इस तरह से ग्राफ है,
और ये एक्स नॉट से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करने पर ये इस तरह से इसका फंक्शन आएगा। यहाँ पर अल्फ़ा कांस्टेंट है, एक्स नॉट तो ये टी इक्वल टू जीरो पर है, टी इक्वल टू जीरो पुट करेंगे इसमें तो एक्स इक्वल टू एक्स नॉट हो जाएगा, जो कि ये सही है। तो यहाँ पर डी वी ओवर डी एक्स, यहाँ पर डी एक्स ओवर डी टी निकालेंगे तो वो वी आ जाएगा, वी इक्वल टू माइनस एक्स नॉट अल्फ़ा ई डी पावर माइनस अल्फ़ा टी। पुट करेंगे वी इक्वल टू माइनस वी नॉट एक्स नॉट और अल्फ़ा को वी मान लिया, वी नॉट माइनस वी नॉट ई डी पावर माइनस अल्फ़ा टी। एक्स नॉट पॉजिटिव है, अल्फ़ा भी पॉजिटिव है, तो ये वी नॉट पॉजिटिव रहेगा, लेकिन माइनस की वजह से ये यहाँ पर टी इक्वल टू जीरो पर यहाँ पर रहेगा। तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो बी का फोर्थ सही है। तीसरा ये रहा। तो पहले वाली स्टेज में देखोगे आप तो x प्रोपोर्शनल टू t है, तो x प्रोपोर्शनल को उठाएंगे तो x इक्वल टू सी टी हो जाएगा, और v इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी करेंगे तो c कांस्टेंट है, c आ जाएगा। तो ये कांस्टेंट रहेगा c के बराबर प्लस c। अब दूसरी स्टेज में देखोगे आप, दूसरी स्टेज में देखोगे तो x t के साथ, x की वैल्यू t के साथ घट रहा है और स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में घट रहा है, ठीक है। तो x प्रोपोर्शनल टू माइनस टी रहेगा, तो यहाँ पर v नेगेटिव रहेगा, ठीक है, v नेगेटिव रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो v नेगेटिव बट कांस्टेंट माइनस सी ही रहेगा, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि स्लोप दोनों का सेम ही है। यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर ये भी थीटा रहेगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा, उससे हम ये अल्फ़ा निकाल लेंगे, तो अल्फ़ा और थीटा से हम स्लोप निकाल लेंगे। तो ये इस तरह से होगा, देखो x इक्वल टू टेन अल्फ़ा टी आएगा इस तरह से, और ये 90 से ऊपर अल्फ़ा की वैल्यू तो नेगेटिव वेलोसिटी आएगी। ओके, तो सी का थर्ड सही है, सी का थर्ड सही है यहाँ पर। अब लास्ट देख ले टी, तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया है मैंने, तो ये x इक्वल टू सी टी आएगा, तो v इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी प्लस सी, तो ये प्लस सी इस तरह से आएगा फोर्थ। तो आंसर कौन सा रहेगा, ये वाला। एरिया अंडर कर्व पढ़ेंगे ऑफ वी टी एंड ए टी ग्राफ्स। तो हम जानते हैं वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ से डी एस हो जाएगा वी डी टी, डी एस का इंटीग्रेशन करेंगे इनिशियल पोजीशन S1 टू फाइनल पोजीशन S2, इधर इंटीग्रेशन करेंगे वी डी टी का इनिशियल टाइम T1 टू फाइनल टाइम T2। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट S2 माइनस S1 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा T1 टू T2 वी डी टी। अब वी डी टी क्या है, ये है एरिया, ये पूरा पार्ट क्या है, एरिया, एरिया ऑफ द कर्व वी टी, एरिया अंडर कर्व ऑफ द ग्राफ वी टी। तो ये वाला पार्ट है एरिया अंडर कर्व ऑफ वी टी ग्राफ्स। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया एरिया अंडर वी टी कर्व, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया एरिया अंडर वी टी कर्व। अब यहाँ देखिए, अब ये ए और टी का ग्राफ है, मान लो ए और टी का ग्राफ है यहाँ पर, और यहाँ पर हम डी वी निकाल सकते हैं, डी वी हो जाएगा ए डी टी। फिर से हम डी वी का इंटीग्रेशन करेंगे जैसे हमने पहले किया, तो वी टू माइनस वी वन हो गया एरिया अंडर ए टी कर्व। तो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, और यहाँ पर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। ओके, देख सकते हो वी टी ग्राफ होता है, वेलोसिटी टाइम कर्व होता है, उसमें चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आता है, और एरिया अंडर कर्व ऑफ ए टी होता है, उसमें चेंज इन वेलोसिटी आता है, ये समझ लिया आप। ओके, अब जैसे ये ग्राफ है जो वी टी ग्राफ है, ठीक है, जिसमें एक एरिया S1 इस तरह से ग्राफ बन रहा है, ठीक है, इस तरह से ग्राफ बन रहा है। तो इसका ऊपर वाला एरिया S1 है और नीचे वाला एरिया निकालेंगे S2, और ऊपर वाला ये S3 है। तो यहाँ पर जो देखेंगे एरिया अंडर वी टी कर्व, तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा S1 माइनस S2, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये नीचे वाला जो एरिया है नेगेटिव एरिया, इसको माइनस कर देंगे, तो S1 माइनस S2 प्लस S3, टोटल डिस्टेंस आएगी वो आएगी S1 प्लस S2 प्लस S3। ओके, यहाँ पर देखोगे आप दूसरे वाले में ए टी ग्राफ है, तो इसमें भी S1 S2 S3 ग्राफ दे रखे हैं,
सॉरी S1 S2 एरियाज हैं। तो यहाँ पर S1 S2 S3 एरियाज हैं ऑफ AT ग्राफ। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी जो आएगी ना वो आएगी S1 माइनस S2 प्लस S3। ओके, और एवरेज स्पीड भी निकाल लोगे तो आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वो भी आप आराम से निकाल सकते हो। टोटल डिस्टेंस निकालना है इस ग्राफ का, टोटल डिस्टेंस कितना होगा अपॉन टोटल टाइम, इजी क्वेश्चन है। एरिया अंडर VT ग्राफ, देखो ये VT ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये बोल रहा है कि तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 बोल रहा है एरिया अंडर VT ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स गिव्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द गिवन टाइम। क्या एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्टेंस देते हैं हमको? आई थिंक नो। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखता है हमको डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्टेंस। ओके, अगर वन डायमेंशनल मोशन होगा तो हम बोल रहे हैं कि हाँ डिस्टेंस ही देता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एक ही चीज़ है। लेकिन अगर टू डायमेंशनल मोशन हुआ तो वहाँ पर एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्टेंस नहीं देता है। नेक्स्ट है एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम। क्या ये हमें चेंज इन वेलोसिटी के बराबर होता है? यस, दिस इज करेक्ट, होता है, अभी पढ़ा है हमने। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है जी, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो पहला इज इनकरेक्ट, फोर्थ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम VT ग्राफ शोन द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। एरिया VT ग्राफ है, VT ग्राफ हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हमने बता दिया था कैसे निकालना है, ठीक है। ओके, इसमें देखिए, इसमें डिफरेंट डिफरेंट एरिया बन रहे हैं। जैसे A1 है, A1 ये वाला एरिया है, A2 है ये वाला एरिया, A3 है ये वाला एरिया, और A4 है ये वाला एरिया, और A5 है ये वाला एरिया। A1 निकालेंगे तो A1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सिंपल ट्राइंगल है और ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो एरिया होता है हाफ इंटू दिस लेंथ इंटू दिस लेंथ। ओके, तो एरिया A1 हो जाएगा 1/2 OA कितना है, 0 से ये 5 सेकंड है, ये सेकंड में है और ये मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो टाइम OA 5 सेकंड इंटू ये वाली लेंथ, ये कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, ये कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 मीटर पर सेकंड 5 सेकंड इंटू 5 सेकंड इंटू 10 मीटर पर सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट और मीटर बचेगा, तो ये 25 मीटर हो जाएगा। ऐसे ही A2 सिंपल एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो ये लेंथ इंटू ये लेंथ होता है एरिया, तो A2 इक्वल टू हो जाएगा AB इंटू BQ। ओके, तो ये AB कितना है 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 इंटू BQ कितना है B से Q, BQ डिस्टेंस है 10, तो 5 इंटू 10 कितना होगा 50 मीटर। A3 निकालेंगे, एरिया ऑफ BC Q', देखो ये Q' है, तो BC Q', ये एक तो ये एरिया निकालेंगे प्लस ये वाला एरिया, तो ये टोटल A3 निकल जाएगा, टोटल A3। ओके, तो एरिया ऑफ BC Q' प्लस एरिया ऑफ ये Q', R। ओके, ये R है, वेट, ये R है, Q', R।
ओके, देखो ये तो सिंपल रेक्टेंगल है, तो इसमें बी सी इंटू क्यू प्राइम सी इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एरिया ऑफ बी सी क्यू प्राइम क्यू हो जाएगा बी सी इंटू सी क्यू प्राइम। तो बी सी तो 5 है, बी और सी के बीच का सेपरेशन कितना है 5 इंटू सी क्यू प्राइम क्या है सी क्यू प्राइम जो कि 10 के बराबर है 10, ये 50 हो गया प्लस 1/2। अब ये फिर से ट्रायंगल बन गया, तो यहाँ पर देखो ये 90 डिग्री बनता है, तो ये इंटू ये वाली लेंथ इंटू हाफ, तो हाफ इंटू क्यू क्यू प्राइम कितना हो गया क्यू क्यू प्राइम कितना हो गया ये वाली लेंथ, ये कितनी है 5 के बराबर, 5 इंटू क्यू प्राइम आर क्यू प्राइम आर क्यू प्राइम आर कितना है, ये 20 है और ये 10 है, तो 10 और 20 का बीच का कितना हो गया 10, तो 10 ये 5 हो गया, ये 75 मीटर हो जाएगा। ओके, ए4 हो गया ये, अगेन यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ये डिस्टेंस इंटू ये डिस्टेंस इंटू हाफ, तो ये डिस्टेंस हो गया 20 माइनस 15, तो 1/2 इंटू 5 इंटू और ये हो जाएगा ये लेंथ, ये जो भी है वेलोसिटी सेपरेशन ये हो जाएगा 20, तो ये 50 हो जाएगा। ऐसे ही हम इसका निकाल लेंगे, तो ये आएगा, ये भी 50 आएगा। अब पूछा है डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, पहले तो डिस्टेंस निकालते हैं, तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस होता है सारे एरिया जोड़ दो, सिंपल सारे एरिया जोड़ दो, अपॉन डिस्प्लेसमेंट होता है कि जो नेगेटिव एरिया है उसको घटा दो। नेगेटिव एरिया कौन सा ये नेगेटिव एरिया, बाकी सब पॉजिटिव है, तो सिंपल -A5 कर दिया और बाकी सारे जोड़ दिए, तो ये आता है कट पिट के 250/150, इसको आंसर आता है बाद में, तो इसका आंसर आता है बाद में 5/3 आंसर, तो ऑप्शन 3 इजी है, कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें से अगेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, क्या है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, तो इसमें से देखो अगेन ये ऊपर 8 मीटर मतलब मीटर पर सेकंड में यूनिट्स दे रखी हैं, इधर सेकंड में, तो सिंपल एरिया निकालेंगे, A1 कितना हो जाएगा ये सेपरेशन 2 सेकंड इंटू ये 8 मीटर पर सेकंड, तो 60 मीटर, ऐसे ही सारे निकाल लोगे आप, ये हो जाएगा 2 इंटू 4, ये हो जाएगा 4 इंटू 4, ये हो जाएगा 2 इंटू 4। डिस्प्लेसमेंट पूछा है इसने कि रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर नीचे डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट होगा जो नीचे नेगेटिव है, नीचे वाले नेगेटिव जोड़ दो और ऊपर वाले पॉजिटिव, सिंपल, तो A1 -A2 + A3 - A4 नीचे सारे जोड़ दो, तो ये करोगे कट पिट के 16/48 और ये 1/3 और 1:3 1:3 आंसर। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया और रिलेटिव मोशन के हम क्वेश्चंस कर देंगे, वैसे हमने इसमें कर दिए हैं थोड़े बहुत, बाकी कुछ चीज़ें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा रिलेटिव मोशन क्या होता है। ओके देन, थैंक यू अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना अगर अच्छा लगा है तो, अगर नहीं अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करो क्या अच्छा नहीं लगा, और आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ब्रीफली, और मुझे बताओ आपके कौन से कॉन्सेप्ट्स वीक हैं तो मैं उन पर वर्क करूं, आपके लिए वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।